हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेंस आंसर राइटिंग एक फ्री प्रैक्टिस सीरीज आप सभी के लिए 25 डेज का स्टार्ट किया गया था। मुझे उम्मीद है कि ये जो डे 11 है आज का, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि इसके पहले के दिन और बाकी भी सब्जेक्ट्स रहे। तो आज मैं पॉलिटी का जो डिस्कशन है वह आपसे करने वाली हूं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि संसद और राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, है ना, मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक राजनीति में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, संवैधानिक पद, वैधानिक नियामक, अर्धनियामिक निकाय, है ना। ये सारे आपके टॉपिक होंगे डे 11 का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वह स्टार्ट करें। 7 क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको 10 बजे दिया जाता है और इवनिंग में आपको ये यूट्यूब पे डिस्कशन मिलता है। तो आप इससे जुड़कर अपनी आंसर राइटिंग, आप 2024 का मेंस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, बच्चों फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीखनी है, ये आप सभी के लिए इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके पीछे रीजन है आप सीख सके। आपका एक जो प्रॉब्लम रहता है ना, कैसे आंसर राइटिंग करें, कहां से आंसर राइटिंग करें, इवन अगर आप लग के हमारे साथ कॉन्टिन्यूटी डेडिकेशंस के साथ 25 डेज आंसर राइटिंग करते हैं, डेफिनेटली आपको एक चीज जो आंसर राइटिंग है, जो स्किल्स है वो आएंगी, है ना। आपको टॉपिक दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन से लिखने की कोशिश करो। एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ इवन स्टार्ट तो करो। अगर आप ये सोचते हो कि जीएस पेपर बने एक दिन में 6-6 घंटे लिखना पड़ता है, कैसे करोगे। जैसे कि लास्ट टाइम की जो टॉपर रही, उन्होंने कहा कि मैंने ना एक प्रैक्टिस की थी, एक ट्रायल टाइप का, कि जैसे क्या मैं एक दिन में 6 घंटे लिख पा रही हूं। ये बताओ, जिस युद्ध पे जाना है उसकी तैयारी तो करोगे ना। तो सीरियसली बच्चों, 6 घंटे लिखना बहुत युद्ध वाला काम है। तैयारी नहीं की ना तो पहले ही फेल हो जाओगे। तैयारी ना करना, वैसे भी फेल होने की तैयारी, पता होगा ना। तो अच्छी बात है कि प्रैक्टिस हम करते रहें। सो 3 आवर्स 20 क्वेश्चन, 7 और 8 मिनट्स, 8 तो मैंने आपको ज्यादा लिख रखे हैं, 7 मिनट्स के आसपास का टाइम, उसी में सोचना है, उसी में फॉर्मेटिंग करना, उसी में आंसर राइटिंग करनी, उसी में हाथ भी दुख रहा है, उसी में पेन भी नहीं चल रहा है, उसी में चीजें आ भी नहीं रही है, टेंशन भी है, एग्जाम प्रेशर भी है। तो प्रैक्टिस से ये सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का होता है जो मैं देखती हूँ कि मैं आंसर, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम मोतियों जैसे शब्द बनाने की, कोई टाइप वाइप करके देना है कि प्रिंट निकालना है उनको आपकी राइटिंग कॉपी का, है ना, या फिर कैलीग्राफी नहीं करनी है। हाँ, बट फिर भी शुड बी नीट एंड क्लीन, इवन एटलीस्ट रीडेबल तो हो, इवन रीडेबल हो, नीट हो, रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, आप लिखे खुदा बाचे, वो वाली कंडीशन बिल्कुल ना हो। और इसके यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात है कि आपने वो पॉइंट्स लिख लिए कि जैसे कि आज मैं आपको 7 जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक फ्लो चार्ट टाइप में दिखा देती हूँ, देखो ये क्वेश्चन है और इसमें ये चीजें हमें करनी है। आपने उन पॉइंट्स को लिखा। 3 चीजें जिनका आपको खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्वेश्चन का परिचय दीजिए, क्वेश्चन के परिचय के बाद जो मेन वाला आपका जो टॉपिक है, मेन बॉडी की पूछा क्या है। जैसे कि अभी हम पहला क्वेश्चन औपचारिक दबाव समूह की बात करेंगे, एक बच्ची की कॉपी की भी मैं बात करूंगी, है ना। औपचारिक दबाव समूह की हम बात करेंगे, कि मैं उस बच्ची का नाम आपको बताती हूं। कॉपी किसकी है? वैशाली पांडे। वैशाली ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं ना। वैशाली की जो कॉपी है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये वैशाली पांडे की कॉपी है। क्या क्लास देख रहे हैं बच्चे आप? है ना, आपके आंसर्स में अभी देखूंगी क्या लिखा है आपने। ठीक है, चलो। तो राइट, अच्छा, यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट, मतलब जो जहां पे रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा कुछ और है, आपने कुछ और लिखा। इवन आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना होगा और वो चीज प्रैक्टिस से आ जाएगी कि हाँ, फैक्ट की ज्यादा जरूरत है, या फ्लो चार्ट की ज्यादा जरूरत है, या डिस्क्रिप्टिव की ज्यादा जरूरत है। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाए जहां पर ज्यादा जरूरत फ्लो चार्ट की हो, या डायग्राम में बात जो है सुलभ, ज्योग्राफी लिख रहे हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो ज्यादा सही क्या है। तो इसलिए फ्लो चार्ट, डायग्राम दोनों की बात की गई जहां जो जरूरत हो। इवन फैक्ट फिगर डेटा हमें काफी यूज करना पड़ता है। आपको रिपोर्ट्स पता है तो आप महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं, आप महिलाओं के सोशल इश्यूज अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना ज्यादा हाहाकार वैसे भी मचा हुआ है। आप उनके कुछ फैक्ट फिगर लिखे कि जो अपराध हैं वह कितने हो रहे हैं, है ना। एक दिन में मिनिमम 80 और 100 जो रेप्स हैं ये मिनिमम है ना, ये वो है जो दर्ज कहीं ना कहीं से हो रहे हैं। तो ये कंडीशन है, आपके पास डेटा फैक्ट फिगर होंगे, आप उस समस्या को दिखा पाएंगे। ठीक है, ट्राई एंड अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि बस बहुत बहुत अच्छे, हमने तो केवल 10 क्वेश्चन लिखे, फेल हो जाओगे। 20 क्वेश्चंस भले एक एवरेज के साथ कर लो,
एक एवरेज के साथ 20 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया, आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी तो आप उल्टा सीधा भी 2-4 क्वेश्चन के आंसर दे आते हैं, मतलब उल्टा सीधा ये नहीं, मतलब आपने टू द पॉइंट बहुत नहीं लिखा था, बट हाँ कुछ कुछ तो उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ था। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब तक जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन सभी ने जो कॉमन बात मुझे बताई कि कोशिश करी है कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो तभी आएंगे जब पूरा पढ़ा होगा। मेंस आंसर राइटिंग तभी करो जब पढ़ चुके हो सब्जेक्ट को, उसके पहले वरना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे कि मैं अपने शुरुआती दिनों की गलती बताती हूँ कि मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते, शायद उसके भरोसे हम पढ़ लेंगे। अब वही है कि आपके पास गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, आप अपने हिसाब से चलते हैं तो आप कहीं भी जाते हैं, भटकते हैं, टकराते हैं, लौट आते हैं, वो वाली कंडीशन होती है। तो यहां पर अभी आपको गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं तो सीख लो। ठीक है, खुद से गलती करने सीखने में उम्र बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि आप जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब आप आंसर राइटिंग करो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आपकी वो चीज निखरेगी, आप रिवाइज करोगे, आप उससे सीखोगे। बट अगर आपने पढ़ा नहीं है, सोचो कि मैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लूं, खुद का कॉन्फिडेंस खुद को खत्म करने वाली बात हो गई है ना। सो रीड, अंडरस्टैंड केयरफुली, ये बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस है, मतलब प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, बहुत जरूरी है बच्चों इस मांग को समझना, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी मेंस आंसर राइटिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, और अब हम यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस का जो आंसर है वह लिखेंगे, और वैशाली मैडम की जो कॉपी है वह भी देखेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। यूपीएससी ने, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेशर ग्रुप से पूछ चुका है कि जो अब नीतियां बन रही हैं वो, जैसे कि छात्र संघ है, जैसे कि किसान है, उनका जो संगठन बना हुआ है सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को बनवा रहे हैं, नीतियों को जो है वो बनवा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स है वे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इकट्ठे हो गए, ट्विटर पे बस हैशटैग की बाढ़ लगा दी, कोई चीज आगे आगे आप तक पहुंचानी है, हैशटैग चला दो, चीजें वैसे भी पहुंच जाती इस देश में। तो सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली है, बट वो औपचारिक नहीं है, वो अनऑफिशियल है, जिसपे हर आम व्यक्ति की पहुंच है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे कि अभी कलकत्ता रेप केस आपने देखा, ठीक है, कलकत्ता रेप केस के बाद वो सीरियल, अभी इवन हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा कि देखो ये केस होना तो हमारे समाज और चीजों की मानसिकता और भयावहता को दिखाता है, लेकिन इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चिंता है कि जैसे एक अपराध होता है तो सीरियल में एक सीरीज बन जाती है उस अपराधों की, निर्भया 2.0। ठीक है, उन्नाव केस, आपने कई ऐसे केसेस सुने हैं, और इस तरह के केसेस का बढ़ जाना ये एक चिंताजनक बात है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अब जो लोग हैं, सोशल मीडिया हो, कैंडल लाइट हो, सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं, सरकार को लेकर आना पड़ा। हाल ही में वेस्ट बंगाल भी इसको लेकर कुछ नीतियां, तो ये क्या बच्चों, प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मीडिया एक अनौपचारिक स्तर पर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप्स जो कि मांग रखता है सरकार को, मांग इवन इवन आप देखेंगे कि जब ये केस इतना, सोशल मीडिया आजकल इतना ताकतवर है कि छोटी छोटी बात भी नहीं छुपती, न्यायपालिका ने सू मोटो कॉग्निजेंस उस पे लिया, स्वतः संज्ञान कलकत्ता केस पे लिया। तो यहां पर ये है प्रेशर ग्रुप्स। अब क्वेश्चन क्या आया, क्या आप इस बात से सहमत है कि हाल के दिनों में औपचारिक दबाव समूह अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो गए हैं? प्रासंगिक उदाहरणों के साथ आप अंतर की पुष्टि कीजिए। प्रेशर ग्रुप्स सरकार पर एक तरह से दबाव डालेंगे, है ना, कि ये नीतियां इस तरीके से बनेंगी। तो आपको प्रश्न की मांग क्या है कि दबाव समूह किस तरीके से, एक तो औपचारिक अनौपचारिक दबाव समूह, लेकिन उसके भी पहले कि प्रेशर ग्रुप्स का आखिर मतलब है क्या, इस पर चर्चा कीजिए, कुछ उदाहरण और क्या महत्वपूर्ण आपकी सोच है। ठीक है, चलो आप इस बच्चे के लिए क्या लिखा है इसको देखें, वैशाली ने क्या लिखा है उसको देखें। देखो वैशाली ने दिया है, सबसे पहले तो ये 10 मार्क्स का था, चलो मैं मानती हूँ 150 वर्ड्स में। वैशाली आपने बच्चे सबसे पहले एक इंट्रो दिया कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, उसकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो वो संगठन दबाव समूह हो गया। वेरी गुड, है ना। तो आपने जो इंट्रो दिया वो बहुत अच्छा दिया। इन्होंने जो शुरू किया, है ना, शुरू में आप क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे दबाव समूह पूछा गया, तो सबसे अच्छी चीज है कि ये जो टर्म है आप इसको क्या कर दें, ओपन कर दें, इस टर्म को डिस्क्राइब कर दें, ये पहली बात हो गई। अगली बात आपने लिखा कि ये औपचारिक है। औपचारिक दबाव समूह एक स्पष्ट व्यवस्थित संगठन जिसमें कि लक्ष्य कार्यप्रणाली होगी, जैसे कि भारतीय व्यापार मॉडल या फिक्की। ओके, ठीक है। दबाव समूह के प्रकार, एक अनौपचारिक की हमने बात की, है ना, कोई निश्चित ढांचा, औपचारिक नेतृत्व नहीं होगा, अनौपचारिक जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप। वेरी गुड वेरी गुड, इससे अच्छा आंसर क्या होगा,
ठीक है, तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपना ये जो फर्स्ट है वह स्टार्ट किया। अब लेकिन देखो, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि पीछे निम्न कारण जो है वह क्या, अब इसका रीजन बता दिया। सीरियसली बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छा। इन्होंने लिखा कि लचीलता, अनुकूलनशील, मतलब अनुकूलनशीलता। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ और अंतर दिखाए, 3 4 5 अंतर दिखाए। आपने 1 2 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि जो हैशटैग मीटू का चला था, डेफिनेटली, है ना, हैशटैग जो मीटू का एग्जाम्पल है, ये अनौपचारिक है ना, जैसे कि हैशटैग क्लाइमेट स्ट्राइक जैसे हैशटैग। तो ये क्या है, जागरूकता। तो यहां पर देखो, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा, सोशल मीडिया की बात करें बच्चे, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा है। अनौपचारिक दबाव समूह जो सरकार पे इवन न्यायिक निर्णयों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इंटरनेट या किसी अन्य के माध्यम से ऐसे जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो यहाँ पर अनौपचारिक दबाव समूह की प्रभावशीलता घटती नहीं है। अच्छा, कुछ ट्रेड यूनियन सबकी भी बात इन्होंने की। ठीक है, इसके बाद क्या कंक्लूजन लिखा है, हाँ कंक्लूजन भी इन्होंने। अच्छा, फिर कैग वाली बात हो गई है, तो ठीक है, ठीक है यार, इसको थोड़ा संभाल सकते थे बच्चे। मैं आपको बता दूं, देखो गुंजाइश तो हर जगह होती है। आंसर आपने अच्छा लिखा, लेकिन आपको ये तो चाहिए ना वैशाली की मैम, इसमें और क्या सुधार। शुरुआत आपने बहुत अच्छी की, आपने यहां पर इतना ज्यादा लिखा है। ठीक है, और यहां पर आप केवल इसमें ये जो जैसे कि अनौपचारिक में आप एग्जाम्पल केवल यहां भी लिख देते ना, तब भी काम चल जाता। और इसमें आप कुछ और बातें सुझाव या बता देते। यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा शब्द लिख दिए, और ऐसा आप करोगे तो बाकी जगह का आपका छूटेगा। ठीक है, तो एक ये सुधार हो सकता है कि शब्दों टर्म्स का जो यूज है सोच समझ के करें, वर्ड लिमिट एक्सीड ना करें। वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे, अगला प्रश्न छूट जाएगा, अगला प्रश्न छूट जाएगा, फिर अगली साल आ जाएगी, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। नंबरों की बड़ी मारामारी है, ध्यान रखना। टाइम सबके पास लिमिटेड है, किसी के भी पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सो जितना इसका सदुपयोग करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आएगा, सबसे बड़ी बात है। लास्ट में मैंने आपको यही बोला था। ठीक है वैशाली, आगे इस चीज को करना, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना। शुरुआत में अच्छा लिखा, बाद में हौच पौच कर दिया, वो मत करना। तो वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट, शब्दों की सीमा का ध्यान रखें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, वरना आगे छूट जाएगा। ठीक है, चलो आओ, तो अच्छा आंसर लिखा है आपने। आगे चलते हैं, और मैं आपको बताती हूं कि इसका एक आंसर क्या होना चाहिए था। चलिए, तो मैं आपको एक एक करके बताऊं, इससे अच्छा है कि जो अब मैं आपको अगले 5 7 स्लाइड में बताने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने परिभाषित किया दबाव समूह को, जैसे उस बच्चे ने किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मांग में एग्जाम्पल्स की बात जो है वह की गई थी, जैसे कि उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिखे, जैसे कि हैशटैग मीटू का, तो यहाँ पे अनौपचारिक वाले हो गए ना, हैशटैग मीटू, या फिर क्लाइमेट को लेके। ठीक है, जैसे कि युवाओं की सहभागिता, जलवायु हड़ताल है। अब धारा 377 देखो, कि न्यायिक निर्णयों पर भी जो प्रभाव है वह अनौपचारिक ने डाला। जैसे कि न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव क्या, धारा 377 वो आपराधिक थी, गैर आपराधिक, है ना। व्यापक पहुंच है, जमीनी स्तर से जुड़ाव है, सोशल मीडिया इसका होगा। तो बेसिकली ये अनौपचारिक है। औपचारिक क्या होंगे, औपचारिक जिनके बेसिकली अपने स्पष्ट है जो लक्ष्य है वह होते हैं, किसान संगठन हुआ, छात्र संगठन हुआ, आप कई एग्जाम्पल्स दें। एक संस्था बनी होती है, इनकी अपनी विशेषज्ञता होगी, इनका संगठन होगा, दीर्घकालिक पहुंच होगी, विशेषज्ञता होगी, कि नियामक प्रभाव इनका ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम फिक्की की बात करें या फिर और भी इस तरह के ग्रुप्स की बात करें, तो यहाँ पर ये दबाव समूह, दबाव समूह के प्रकार है। अगर आप टॉपिक्स को देखेंगे, ये टॉपिक सीधे तौर पर आपके पॉलिटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आओ, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया। अब आओ देखते हैं, सबसे पहले इंट्रो क्या होगा। आप बताइए कि आर्टिकल 19(1) जो सी है, इसके तहत दबाव समूह जैसे कि ग्रीन पीस जैसे चुनाव लड़े बिना सार्वजनिक नीति और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले समूह संगठन से है। ये विशिष्ट हितों या मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेंगे और अक्सर कम संरचित होंगे, लेकिन जनता की राय में अत्यधिक प्रभावी होंगे। अच्छा, एक बात, जैसे कि हम ट्रेड यूनियंस की बात करें, तो इनका काम, ये राजनीतिक दल से बहुत अलग होते हैं। जैसे कि कभी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ ले कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या फर्क है। राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ रहे हैं सत्ता में आने के उद्देश्य से, इसलिए वो वहां पे कैंपेन चला रहे हैं, इसलिए सारी चीजें कर रहे हैं। बट ये जो दबाव समूह होंगे, इन्हें जाके सीधा कुर्सी पे नहीं बैठना, ये प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करेंगे, ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बस जा रहे हैं और ये यहाँ पे ये बस जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस नीति को ऐसे बनाया जाए, तो वो दबाव डालना। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, ये 19(1) की बात हो गई। अब आप देखो कि अगर हम अनौपचारिक दबाव समूह की बात करें, इसके उदय के क्या कारण हैं।
इसके उदय के कारण एक तो सोशल मीडिया पे लामबंद हो जाना। उदय के कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है? सोशल मीडिया पर लामबंद हो जाना। शीघ्रता से जो लोग हैं वह संगठित हो जाते हैं, सोशल मीडिया का लाभ उठाना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल निर्भया आंदोलन। ठीक है, अब दूसरा है व्यापक पहुंच। व्यापक पहुंच, पहुंच बहुत ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सच है। ये समूह भौगोलिक सीमाओं की बाधाओं को के बिना बड़े दर्शकों तक भी पहुंच जाते हैं, अपना संदेश विश्व स्तर पर भी फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें बताइए। नेक्स्ट इसमें है कि जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आम लोगों की भावनाएं इनके साथ होती हैं, अक्सर जमीनी स्तर से ही उभरते हैं। तो ये बात हो गई। जैसे कि कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। ठीक है, ये जमीनी स्तर पर लामबंदी को, मतलब लामबंदी मतलब इकट्ठे हो जाना, उसको प्रतिबिंबित करेगा। न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव। तो अनौपचारिक समूह क्या करते हैं कि न्यायपालिका के सामने, अब ऐसा तो है नहीं कि जो न्यायाधीश है वो सोशल मीडिया बंद करके बैठे हैं, उनके कुछ उनको पता नहीं है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। एक अवेयरनेस तो है, डेफिनेटली कोई बता देता है, खुद देख लेते हैं, है ना, रील्स के माध्यम से आजकल पता चल जाएगा कि ट्रेंड में आखिर है क्या। तो यहाँ पर न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव, जैसे कि हमने आर्टिकल, और बच्चों एग्जाम्पल्स आपको कोट करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न में क्या लिखा है? प्रासंगिक उदाहरणों के साथ उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 356 को लेके क्वेश्चन था, तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह, मतलब कुछ चीजों को लेके रिक्वायरमेंट थी कि आप एग्जाम्पल्स जो है वह दे। ठीक है, अगर एक रिक्वायरमेंट है तब तो देना ही पड़ेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एलजीबीटीक्यू के समर्थन में आया था, ये इसी से प्रभावित था। युवाओं की सहभागिता, डेफिनेटली, है ना, युवाओं का प्रभावी रूप से एक सहभागिता है। जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जलवायु हड़ताल, और युवाओं में ये जो आपको दिखते हैं, ग्रेटा थनबर्ग का नाम बहुत चर्चा में था, सबसे कम उम्र की पर्यावरण आंदोलन करता। तो यहाँ पर जलवायु हड़ताल पे सक्रिय भागीदारी। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कब आएंगे? जब करंट अफेयर से रहोगे। करंट अफेयर तो सब मतलब देख भी रहे हैं, कनेक्ट इंटरलिंकिंग। जब तक नहीं समझोगे कि इस एग्जाम्पल को कहाँ यूज, यही तो बस करना है। मेन तो यही प्रॉब्लम है ना, आप अगर सोचोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे, है ना। चलिए, सो लागत प्रभावशीलता, ऑनलाइन ट्वीट ही तो करना है, ऑनलाइन ट्रेंड ही तो करना है ना, किसी चीज को लाइक डिसलाइक ही तो करना है। लागत क्या खर्च हो रहा है उसमें? आप तो वैसे भी अपना उद्देश्य बनाए, 1.5 GB 2 GB डाटा हमें डेली खर्च करना है, तो इससे अच्छा भाई लाइक डिसलाइक करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें लागत तो आपकी लगनी नहीं है। जो आपका नेट है कि आपने पैक ले रखा है कि अब जीएसटी शायद जो पहले 299-98 का होता था, अब 2-3 रुपए जीएसटी लगता है, 301 का हो जाता है। शायद आप लोगों में से कुछ बच्चे भी करते होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब लागत आपकी कुछ स्पेशल खर्च नहीं होनी उसमें, आप उसमें भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि ऑनलाइन याचिकाएं दर्ज करना, जन जागरूकता का सृजन करना, आप प्रत्यक्ष रूप से जनता की राय और जनता की नीति जो उसको प्रभावित करे, जैसे कि गंगा बचाओ आंदोलन। गैर पारंपरिक मीडिया, जैसे कि विविध दर्शक हैं, ब्लॉग है, पॉडकास्ट है, ऑनलाइन वीडियो है। एक वीडियो जो इतना वायरल हो जाता है ना, हर लोगों तक पहुंचता है, एक असंतोष को जाहिर करता है, लोग कुछ करने के लिए निकलते हैं सड़कों पे। तो यहाँ पर क्या है, गैर पारंपरिक जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारी चीजें जागरूकता फैलाना। अब हम देखेंगे कि बेसिकली इनकी प्रासंगिकता जो है, प्रासंगिकता ही हम देख रहे थे, है ना। आगे हमें बात करनी है, एक मिनट, औपचारिक की बात करेंगे। अनौपचारिक की बात हो गई, है ना। यहाँ पे जो औपचारिक है, अब हम इनकी बात करेंगे। औपचारिक मतलब एक संस्थागत रूप से जो है वह जुड़े रहते हैं, जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना, ये इनपुट सिफारिश करेगा, जीएसटी नीति को निर्माण को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे नीति निर्माताओं के साथ एक नियमित वार्ता करेंगे, कानून को सीधे प्रभावित करने की जो अनुमति है वह मिल जाती है। तो पूरे संस्थागत। अनौपचारिक, सोशल मीडिया, बहुत बिखराव होगा, है ना। स्थान मतलब हम कह सकते एकदम एकदम जन भागीदारी एकदम आम लोगों की होगी, ये सारी बातें हैं। लेकिन संस्थागत प्रॉपर, जैसे कि हम दबाव समूह में हम यहाँ पे छात्र संघ की बात करें, ट्रेड यूनियंस की बात करें, तो कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो कि केवल अपने अपने हितों की भी बात करते हैं, है ना। तो ये सारी विशेषज्ञता का अनुसंधान होता है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसे कि छात्र संघ है, तो छात्र के बीच में से ही यहाँ के नेता होंगे। इन सब के पास विशेषज्ञता किस बात की है कि छात्रों को क्या परेशानी है, कैसे उसको ठीक करना है, ये सारी बात। जैसे कि अगर हम फिक्की की बात करें, जो कि वाणिज्य और उद्योग महासंघ है, 1991 में जो नई औद्योगिक नीति आई थी, इसके इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस था। संगठनात्मक एक संरचना होती है ना, व्यवस्थित योजना होती है। जैसे कि अनौपचारिक की व्यवस्थित योजना नहीं होती, इसकी व्यवस्थित योजना होती है। जैसे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसके द्वारा ये टक की स्थापना की गई थी, ये बात यूपीएससी ने पूछी थी, बताओ जरा। दीर्घकालिक संबंध
संबंध होते हैं राजनेता और नौकरशाहों के साथ, जैसे कि आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के अलग अलग जो छात्र संघ है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि विधायी वकालत करना, जैसे कि विधेयकों का मसौदा तैयार करने की नीति में आकार देना, ये सारी, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का प्रारूप तैयार किया, तो विधायी वकालत। सार्वजनिक अभियान जो है वह करना कि जनता की राय को शिक्षित करना, ये सारी चीजें हैं ना। जैसे कि यहाँ पे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए जो पॉस्को अधिनियम है, सेव द चिल्ड्रन अभियान, बाल संरक्षण कानून में वृद्धि, तो ये सारी चीजें होंगी। क्लियर? क्लियर है? अब फिर लास्ट में आप बता दीजिए कि जबकि अनौपचारिक दबाव समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और जमीनी, कंक्लूजन है ये, समर्थन के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त की, औपचारिक दबाव समूह अभी भी संस्थागत पहुंच, वित्तीय संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। दोनों की ताकत का लाभ उठाने वाला एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी। तो पहले हमने बता दिया कि ये औपचारिक है, ये अनौपचारिक है। देखो बच्चों, अब हमारी अब बात सुनो, ठीक है? अब बात सुनो, जैसे कि जिस बच्चे का हमने आंसर देखा उसने क्या किया कि स्टार्ट बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पे मूल्यांकन कैसे करोगे? आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे भाई, अभी के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको भी समझाना है ना कि कहाँ गलती करते हो। जैसे कि देखो, इन्होंने यहाँ तक तो ठीक किया, आगे जो है वह गड़बड़ा दिया, यहाँ पे गड़बड़ा दिया, क्योंकि अगर आपको बच्चे 10 नंबर में लिखना था, आपको 150 वर्ड्स में लिखना था, 150 वर्ड्स। अगर मैं ऑन एवरेज निकालू, ये 30 वर्ड्स है, मैं ये मानती हूँ कि चलो यही 100 वर्ड्स तो आपके यही हो गए, और इसके बाद ये शब्द कितने हो गए? 150 ये होंगे, आपने 250 शब्दों से ज्यादा लिखा है, काउंट कर लेना। 250 वर्ड से ज्यादा का आंसर है ये। ऐसे में अगर आप ये करोगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। अब देखो ये क्यों होता है, आपको पहले फ्रेमिंग करनी है बच्चे, आपको पहले क्या करना है, एक जो फ्रेमिंग है वह करनी है कि मुझे इसमें ये प्लस माइनस जो पॉइंट है वह बताने हैं, मुझे यहाँ पर इन दोनों में जो ये अंतर लिखना है ना, ऐसे तो अंतर 20 है, सारे थोड़ी लिखने हैं क्योंकि यू हैव वर्ड लिमिट्स ना। तो आपने 1 2 3 4 5 और इसमें भी एग्जांपल्स जो है वह कुछ कुछ पुट कर दिए, ठीक है। तो पहले आपने बता दिया, फिर डिफरेंस लिख दिया, कुछ और चीज आपने लिखना है तो वो लिखा, उसके बाद एक कंक्लूजन कर दिया। तो अगर आपने पहले एक जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया है तो आप इस तरह की गलतियों से बच जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रेमवर्क तैयार करो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, और 150 है तो 130 लिखो, 160 और 180 लिखोगे तो बाकी जगह से प्रॉब्लम्स होंगी। क्लियर है? आगे चले सेकंड क्वेश्चन। चलो, सेकंड क्वेश्चन कहता है वित्तीय समितियों ने संसदीय कार्यवाही में जवाबदेही पारदर्शिता को किस हद तक संस्थागत बनाया? वित्तीय समितियां क्या हैं और संसदीय कार्यवाही में कैसे जवाबदेहिता और बढ़ाई? अगर आपने टॉपिक पढ़ा है कि ये वित्तीय समितियां, जैसे कि हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे, है ना, तो कुछ इस तरह की समितियां, उन्होंने क्या, उनका महत्व है, कैसे पारदर्शिता लेकर आते हैं। जैसे कि कोई समिति की रिपोर्ट आती है, उससे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है वो प्रकाश में आता है, तो ये वित्तीय जवाबदेहिता तो बड़ी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीजें याद है, आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वित्तीय समितियों ने क्या पारदर्शिता को कैसे प्रभावित किया और इसकी जो सीमाएं हैं थोड़ी सी ये बता दें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। तो ये कैसे एक लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती है कि लोक वित्त का उपयोग ठीक तरीके से हो, उसका मूल्यांकन करना, रिपोर्ट, है ना, सिफारिशें। तो कुछ इस तरीके से वित्तीय समितियां लोकतंत्र में लोगों का जो पैसा है ना, जवाबदेहिता है, ये बढ़ाने में भूमिका निभाती है। फिर आपने बताया कि बेसिकली ये पारदर्शिता और जवाबदेहिता आखिर कैसे बढ़ाएंगी, तो इसके यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, जैसे कि सरकारी व्यय की जांच करना। जैसे कि जब कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट आपको पता होगा कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएसी, लोक लेखा समिति, पीएसी के द्वारा जांची जाती है। तो कैग की रिपोर्ट की जब जांच की गई तब इससे ये पता चलता है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। तो इस तरह से बहुत जरूरी है ना। बजट अनुमानों का मूल्यांकन करना कि जो बजट अनुमान किसी विभाग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बेसिकली वह कितना सही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, जैसे कि एयर इंडिया, ठीक है। नीतियों के कार्यान्वयन की जांच करना, कार्यपालिका की जवाबदेही। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि आप लिख सकते थे, संसदीय कार्यवाही, पारदर्शिता, जवाबदेही आखिर जो है वह कैसी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया, चुनौतियां मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रो बता रही हूँ कि आप शब्द चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं।
कि भारत की जो संसद है, वित्तीय समितियां जैसे कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकारी वित्त की जांच करेगी, सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन करेगी। ये कठोर निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से संसदीय कार्यवाही में जवाबदेहिता और जो पारदर्शिता है उसको संस्थागत बनाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारे पॉइंट एक एक करके आप थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। इसमें तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट हम पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप जब लिखेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, पता है कि इसमें एक दो में एग्जांपल्स डाल लें तो बाकियों में 3-3 4-4 लाइन से ज्यादा हम कहीं नहीं लिख सकते और 3-4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें और भी चीजें हमें लिखनी है, वरना टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट सब एक्सीड हो जाएगी। एक्सीड नहीं करनी, और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, अवेयरनेस से आएगी। अगर इतने ही अवेयर नहीं हो, सोचो आपको कहीं का कलेक्टर बना दिया गया, आप अवेयर ही नहीं हो वर्ड लिमिट से, टाइम लिमिट से, आपको पता ही नहीं है कि 3 घंटे में पेपर खत्म, 6 घंटे थोड़ी मिलेंगे। अगर आप इतनी सी चीज के लिए अवेयर नहीं हो सकते, इस बात को नहीं सीख पाओगे, तो कैसे अपने संसाधन और रिसोर्सेज का यूज करोगे? खुद सोचो ना, कैसे एक जिले के लिए नीतियां बनाओगे? हजारों लाखों लोग आपके निर्णय से प्रभावित होंगे। डेफिनेटली राजा बनने के लिए आपको इस कठिन परीक्षा से गुजरना ही होगा, है ना? तो जब तभी तो आप सीखोगे। अगर आप वर्ड लिमिट को नहीं सीख पा रहे हैं तो आगे कैसे सीखोगे चीजों को? ये एक प्रॉब्लम होगी ना। चलिए, सो वित्तीय समितियां, अब आप कहोगे मैम लबासना में सब सीख लेंगे। बात यहाँ लबासना की नहीं है, बात है वहां तक पहुंचोगे कैसे, उस पहुंच के लिए भी आपको यहाँ पे ये चीज सीखनी होगी। नेक्स्ट, वित्तीय समितियां, तो कैसे ये वित्तीय पारदर्शिता को संस्थागत बनाती है? दैट मींस हमने इंपॉर्टेंस लिख दिया। सरकारी व्यय की सख्ती से जांच करना, है ना, कि जैसे लोक लेखा समिति है, इस तरह की जो समितियां हैं वो ये देखती है कि सरकार का जो पैसा है वो कितने सही तरीके से, क्या जिस उद्देश्य के लिए पैसा निकाला गया उसी उद्देश्य से खर्च किया। फॉर एग्जांपल, लोक लेखा समिति ने जब कैग रिपोर्ट की जांच की, तब उसमें 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला है वह इसका आवंटन, उसमें यह पता चला सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। तो ये वित्तीय पारदर्शिता बड़ी नहीं बड़ी, बिल्कुल बड़ी। तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको लिखना होगा, भले ये 30 वर्ड में हो जाए, सोचना। ठीक है, आगे देखो, बजट अनुमानों का मूल्यांकन, तो जैसे आपको पता है एस्टिमेट कमेटी, तो ये बजट प्रस्ताव का विस्तार से समीक्षा करेगी। आर्थिक दक्षता, बेहतर संसाधन आवंटन, इसके लिए काम करेगी, जैसे कि अनावश्यक रक्षा व्यय को कम करना और सामाजिक कल्याण में धन के पुनर्वितरण की सिफारिश की। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। बस ये चीजों को याद कर लो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रदर्शन का मूल्यांकन, जैसे कि अगर हम सीओपीओ की बात करें तो इसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रदर्शन वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि एयर इंडिया के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद पुनर्गठन की सिफारिश कर दी गई। संसद की नियमित रिपोर्टिंग करना, है ना, संसद को नियमित रिपोर्टिंग करना, तो यहां से भी वित्तीय अनियमितता और अक्षमताओं का जो पता है वह चलता है। ठीक है, समितियों के कार्यान्वयन की जांच करना, नीतियों के कार्यान्वयन की जांच करना, जैसे कि ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, इसकी प्रभावशीलता में मनरेगा की जांच कर रहे हैं आप। ठीक है, आपका अगर कुप्रबंधन है तो उसको जवाबदेह ठहराना, तो ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे अब, है ना। अब तक हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली, और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आखिर जो वित्तीय समितियां हैं, इनको अगर हम चाहते हैं कि और कुशल बनाया जाए तो हम इसके क्या क्या चैलेंजेस है जो हमें ठीक करने हैं। तो पहला चैलेंज जो हम इसमें देखते हैं, और ये चैलेंज किस बात का है, कि वित्तीय मामले की जटिलता है, राजनीतिक प्रभाव है, वित्तीय संसाधनों की कमी है और पर्याप्त शक्तियों की कमी है। ये कुछ अगर पता है नहीं भी डिस्क्रिप्टिव में लिख पाते हो ना, तो यहाँ पे ये बस आप केवल ये 4 पॉइंट्स लिख दो, इतने में भी आपका जो चैलेंज है वह कवर हो जाएगा। आपने क्या किया कि वर्ड लिमिट्स उसमें बहुत ज्यादा लिख दी, अब आपके पास चैलेंजेस लिखने को टाइम नहीं और उतना क्वेश्चन में भार भी नहीं है चैलेंजेस का, तब आपने क्या किया, केवल यहाँ पे इतने पॉइंट भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। कि आपने 20 जो शब्द है यहाँ पर आपने इसमें बता दिया कि ये चैलेंजेस है, एक शब्द एक आध और लिख दो, है ना, बस इतना हो गया, इनफ है ये। इसके बाद आपको मूव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो चैलेंजेस आपने लिखे, थोड़ा सा मैं इनको विस्तार से बता देती हूँ। जैसे कि पहली बात हमने यहाँ पे किसकी कर ली चैलेंजेस में, कि अपर्याप्त सार्वजनिक प्रदर्शन। वित्तीय समितियां महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो दक्षता के बिना काम करती हैं, जागरूकता भागीदारी कम होती है, प्रभाव कम होता है, पारदर्शी। ऑब्वियस सी बात है, समितियां क्या कर रही है हमें क्या पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि समितियां क्या कर रही हैं, जनरल अगर जब तक हम किसी वेबसाइट पे जाके किसी मंत्रालय कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं पढ़ते, आम लोगों को पता नहीं चलता है, और अगर आता भी है पेपर में तो उन्हें नहीं पता कि ये पढ़ना है।
ठीक है, जैसे कि बीएसएल जैसे सार्वजनिक उपक्रम के प्रदर्शन पर सार्वजनिक उपक्रम की समिति, तो यहाँ पे रिपोर्ट निष्कर्ष शायद ही कभी सुर्खियां बनते हैं। तो जब सुर्खियां नहीं बनते तो क्या ही सामाजिक प्रभाव होगा, ये एक प्रॉब्लम है कि सार्वजनिक प्रदर्शन जो है वह बड़ा सीमित है, सीमित शक्तियां भी होती है। ठीक है, कि आप देखो कि बेसिकली इनके पास सिफारिश को लागू करने का कोई अधिकार नहीं, आप सिफारिश कर दो कि देखो सुधर जाओ, यहाँ ये प्रॉब्लम है, बट क्या मतलब है, तो उनका भी टाइम बेकार ही है। जो आपको समझा, ये वही बात हो गई कि आपका कोई जबरदस्ती की राय दिए जा रहा है, आपको तो राय चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हमें आगे भी करना है। ठीक है, जैसे कि लोक लेखा समिति है, महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बावजूद इसकी सिफारिशों को अक्सर सलाहकारी प्रवृत्ति के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है, संसाधनों की कमी होती है, जटिल वित्तीय मुद्दे होते हैं उनकी जांच करने में, और प्रभावशील सिफारिशें में उनकी जो क्षमता है वह सीमित हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी। ठीक है, चलो कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं वो आप पढ़ते रहिएगा। अब लास्ट में आप एक आध सुधार की बात लिख दें। एक आध सुधार की बात आप लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एक आध आपने लास्ट में सिफारिश लिख के कि जैसे कि सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शी, जो प्रॉब्लम है वही सिफारिश है, जो प्रॉब्लम है उसी को दूर करना सुझाव है, वही आगे की राय है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। केंद्रीकृत निर्णय लेने वाले शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ भारत में लोकतांत्रिक शासन के आदर्श और उद्देश्यों को कमजोर करता है। आदर्शों और उद्देश्यों को कमजोर करता है, चर्चा कीजिए। आपने बता दिया कि पीएमओ जो है वह आखिर क्या है, लाभ चैलेंजेस आपने बता दिए, है ना। चलो, जैसे कि पीएमओ की हम बात करेंगे, सबसे पहले आपने बताया कि प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है, ठीक है, ये कार्यालय ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसकी एक शक्तिशाली इकाई के रूप में विकसित हुआ। एक केंद्रीकरण होता है इसमें और कुशल शासन की ओर हमें लेने जाता है, लेकिन कई बार ये कुछ ऐसे भी डिसीजन ले लेता है कि जब लोगों की भागीदारी पारदर्शिता चीजें ना हो तो समटाइम्स हमें ये क्या लगता है, लोकतंत्र के खिलाफ लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, जो आपको स्टार्टिंग में शुरू में लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना हो गई आपकी। आगे चलते हैं, तो आप बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है ना, पीएम के द्वारा निर्णय लेने वाली एक इकाई है, और ये अगर हमारा जो पीएमओ है वह सशक्त है, केंद्रीकृत है, तो इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि वितरण में एक रूपता, जैसे कि मांग प्रबंधन संसाधनों का आवंटन, जैसे कि कौशल क्षमता का बढ़ना, जैसे कि अर्थव्यवस्था का मापन, और भी कुछ अन्य, है ना। तो यहाँ पर आपने 4-5 जो पॉइंट्स है आपको लाभ किया गया। 2-3 पॉइंट्स आप चैलेंजेस जो है वह उसमें लिख दीजिए कि अगर ये प्रशासन केंद्रीकृत हो रहा है पीएमओ का तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सत्ता का केंद्रीकरण हो जाना, जैसे कि संसाधनों का हाशियाकरण, जैसे कि संघवाद का शरण, है ना, जैसे कि मंत्रिमंडल की भूमिका में कमी, जैसे कि नौकरशाही पर प्रभाव। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि पीएमओ के केंद्रीकरण से उभरती हैं, कि अब नौकरशाही का उसका जो प्रभाव है, एक जो कंट्रोल है, केंद्रीकरण की प्रकृति विकसित करता है, डिसीजन लेने का राइट किसी और के पास नहीं है, मंत्रिमंडल की जो भूमिका है वह कम हो रही, क्योंकि एक यूनिट के रूप में पीएमओ जो डिसीजन है वह ले रहा है, कोई नीतियां बनानी है पीएमओ उसको घोषित कर दे रहा है, तब ऐसे में उस तरह की अगर कोई पॉलिसी मेकिंग मंत्रिमंडल या संसद में होनी है वो काम यहाँ हो जा रहा है। तो कई ऐसे चैलेंजेस जो है वह भी हमें देखने को इसमें सामने आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो लाभ हमने देखा कि बेसिकली जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं और पहल में एक मानकीकरण जो है, एक रूपता जो है वितरण में वह आती है, जैसे कि जीएसटी के कार्यान्वयन के प्रबंधन, जीएसटी परिषद तो एक बना दिया, जीएसटी परिषद इस काम को कर रहा है। मांग प्रबंधन संसाधनों का आवंटन, है ना, तो यहाँ पर संगठन है पूरा, तो संगठनिक जो आवश्यकता है, आवश्यकता के आधार पर आपने जो संसाधनों का आवंटन है वह कर दिए। जैसे कि हम कोविड-19 टीकाकरण की बात करेंगे तो इसमें भी एक केंद्रीय भूमिका रही। नेक्स्ट हम क्षमता उन्नयन की बात करेंगे कि केंद्रीकृत संसाधन है और ऐसे में कौशल और जो अनुभव है उसमें वृद्धि होती है, जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल में वृद्धि, और यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ डिसीजन ले लेते हैं। फिर आता है अर्थव्यवस्था का मापन, कि समेकित करने का दोहराव जो है वह कम हो जाता है, लागत में बचत हो जाती है, संसाधनों का ज्यादा कुशल हो जाता है, जैसे कि महामारी के दौरान पीएमओ ने एक समन्वित चिकित्सा जो आपूर्ति है इसके लिए काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि हमने देखा कि हालांकि इसकी कई हानियां भी हैं, जैसे कि सत्ता का संकेंद्रण करना, लोकतंत्र नियंत्रण और संतुलन शक्तियों के पृथक्करण पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस के लिए जरूरी है। बैलेंस किसके बीच में करोगे, जब ऑलरेडी आप संस्थाओं को
जो एक शक्तियों का वितरण है वह आप करते हैं कि न्यायपालिका के पास काम अलग है, विधायिका कार्यपालिका का अलग है। तो यहाँ पे जो एक शक्तिशाली पीएमओ जो है वह कार्यपालिका के प्रभुत्व के जो खतरा है वह उत्पन्न करेगा कि पीएम और जो सलाहकार है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें वह मंत्रिमंडल नहीं बल्कि वो जो 2-4 उनके जो प्रभावी नेता लोग थे साथ में, केवल उनसे बातचीत मशवरा करके डिसीजन मेकिंग कर लिया करती थी सबसे ज्यादा एक। और इसलिए वो बहुत स्ट्रांग और वैसे डिसीजन ले लेती थी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से पूछना परखना नहीं है। तो जब परामर्श किए बिना, अन्य लोगों से परामर्श किए बिना आप ये काम कर रहे हैं तो कैसे सहभागिता और कैसे क्या, तो केंद्रीयकृत एक पीएमओ की ये हानि है। फिर हमने देखा कि अब संस्थाएं हाशिए पे खिसक जाती है, केवल लोग थोड़ी हाशिए पे होते हैं। मार्जिनलाइजेशन तो संस्थाओं का भी होता है कि ना न्यायपालिका के पास न्याय करने का अधिकार दो, ना कार्यपालिका के पास आप, ना विधायिका के पास आप विधान बनाने का अधिकार दो, कार्यपालिका ही लागू कर दे और वही नियम बना दे। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम है कि बेसिकली सत्ता का केंद्रीकरण जो है वह खतरा हो जाता है, जिससे कार्यकारी शक्ति पर अंकुश लगाने के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। संघवाद का चरण, आप तो कह रहे हो राज्य और केंद्र जो है संघवाद का मतलब क्या है, 2 से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, और ऐसे में अगर राज्य के लिए भी डिसीजन ले लिए जा रहे हैं तब डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। तो अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता जो है वह नहीं है और पीएमओ जो है वह डिसीजन ले लेता है तो ये एक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमने देखा कि विधायी निगरानी में कमी, ठीक है, कि आप विधायी निगरानी में कमी, कि वैसे तो जब संसद में बहस और चीजें हो रही हैं तो संसद में प्रश्नकाल हो रहा है तो कार्यों की जांच हो जाती है, लेकिन जो पीएमओ एक तरफा निर्णय लेगा तब हमने तो देखा ही नहीं कि कोई डिसीजन कैसे आया, कि बस पीएमओ की तरफ से डिसीजन आ गया, अब उसको बस इंप्लीमेंट करने का काम जो है वह रह गया। इंप्लीमेंट भी कार्यपालिका खुद ही कर रही है तो संसद के पास फिर ऐसे में क्या अधिकार है। तो यहाँ पर संसद की भूमिका यहाँ पे क्या होती है, सीमित हो जाती है ना, कार्यपालिका जो है वह मेन भूमिका में आ गई। तो ये सारी चीजें हैं कि विधायी गुणवत्ता इससे कमजोर होगी। मंत्रिमंडल की भूमिका में कमी, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि नौकरशाही का प्रभाव, कि लोकतंत्र को निष्पक्ष नीति कार्यान्वयन के लिए तटस्थ और कौशल नौकरशाही की आवश्यकता होगी, लेकिन केंद्र का डिसीजन लिया तो जिसकी सरकार है, नौकरशाही का भी एक राजनीतिकरण जो है वह हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नौकरशाह अपने मंत्रालय की तुलना में पीएमओ के प्रति जो है वह अधिक उत्तरदायी होंगे, एक सीमित कमांड संरचना हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। जन भागीदारी व पारदर्शिता पर जो है वह गलत इंपैक्ट जाएगा, तो ये इसकी हानि हो गई। उसके बाद आप जो है वह इसका एक कंक्लूड है वह कर दीजिए कि एक शक्तिशाली पीएमओ केंद्रीकृत निर्णय लेना लोकतांत्रिक शासन के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में सरकार का समावेशी और जीवंत कामकाज सभी हितों के बीच में आवश्यक संतुलन के बेहतर प्रस्ताव हो सकता है। तो बाद में आपको यही तो बताना है कि आखिर हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, कि शक्तिशाली पीएमओ के द्वारा डेफिनेटली, है ना, आप पहले इसका थोड़ा सा पक्ष भी बता दें कि हाँ अच्छी बात है कि केंद्र का डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन अगर हम यही जो सारे डिसीजन है वह ले लेगा तब लोकतंत्र में जो समन्वय हमने कर रखा है, जो एक सामंजस्य वाली बात है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस यहां से आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। अब कैग को लेके क्वेश्चन है, संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है कैग का प्रदर्शन और चुनौतियों का मूल्यांकन। तो कैग का महत्व बताया, स्वतंत्रता के बाद कैग का कार्यालय, प्रदर्शन का मूल्यांकन, और फिर कुछ चैलेंजेस पे हमने बात करी, ठीक है। तो कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसे में अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर है तो वहां से शुरू करोगे नहीं करोगे, इसके लिए आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 क्या कहता है कि कैग होगा, और ये कैग आखिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका महत्व क्या है, वित्तीय जवाबदेहिता को बढ़ाना, है ना, सार्वजनिक जो निधि है उनका संरक्षण करना, शासन की जवाबदेहिता, संवैधानिकता की जांच, संवैधानिकता संविधान की जांच नहीं करना, संविधान के हिसाब से ये खर्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं उसकी जांच करना, राजकोषीय अनुशासन जो है वह लेकर आना। तो कैग अपनी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका है कि कैसे जो रिपोर्ट्स है ना, कैसे जो जांच है सारी चीजों की, मंत्रालयों की या सार्वजनिक उपक्रमों की, है ना, इन सभी की जांच करना कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना कि क्या गलत तरीके से काम हुआ है, ये सारी चीजें। जैसे कि कैग की रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आता है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि संभवतः हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी लोकतंत्र में है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनकी भूमिका एक लोक वित्त के संरक्षक
नाटक के रूप में होगी, लेकिन कुछ जगह पर आलोचना भी की जाती है। कहा कि देखो अब तो चीजें जो होनी थी हो गई, अब आपने केवल ये बता दिया कि ये गलत हुआ, तो ना तो आप गलत को रोक पा रहे हैं और ना ही आप आगे उसको रोकने के लिए कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रकृति केवल सलाहकारी एडवाइजरी है। आपकी प्रकृति कैसी है? केवल एडवाइजरी है। आपने कह तो दिया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तो हम सबको पता चल गया कि अच्छा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, लेकिन उस घोटाला वो आगे ना हो उसके लिए कुछ वो थोड़ी होता है। इन्होंने सिफारिश भी कर दी कि ऐसा ऐसा कर लो, बट ये सब सिफारिशें केवल एडवाइजरी होती है, कोई बाइंडिंग नहीं होती है, समझ रहे हो? तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो चैलेंजेस देखो, आपने देख लिया कि भाई महत्व तो बहुत है, लेकिन इसमें प्रदर्शन की भी हमने बात की कि इसमें हमें जैसे कि नागरिक रजिस्टर की है बात करेंगे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है ना, इसमें अनियमितताओं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय अनियमितताएं, जितनी भी सरकार की योजनाएं है तो इन्वॉल्व लोग हर एक स्तर पर पैसा खाने की सोचते हैं, हर एक स्तर पर कामना करने की सोचते हैं कि किस तरीके से घर बैठे बैठे सरकार का जो पैसा है वह आने लगे। तो यहां पर क्या है, नीति शासन पर प्रभाव इसमें साफ दिखता है, पारदर्शिता में जो वृद्धि है, ठीक है, ये पता चलता है, न्यायिक मान्यता जो है वह, विश्वसनीयता। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं ये इसके प्रदर्शन और महत्व की व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी है कि राजनीति का प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है। आप किसी रिपोर्ट को बनाएंगे, चाहे तो मंत्रालय के पास है तो उसमें सभी मंत्री है ना, वही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ऐसे में सब अगर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमने पीएमओ की भी अभी बात की ना, कि हमने जाना कि सत्येंद्र दुबे, हाँ सत्येंद्र दुबे, शायद मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था। सत्येंद्र दुबे वो एक योजना का हिस्सा थे, उन्होंने देखा बहुत करीब से उस योजना को, और शायद वो ये चतुर्भुज परियोजना थी कोऑर्डिनेटर वाली। उसमें उन्होंने देखा कि बहुत ही अकुशल तरीके से अगर आप सच में देखो, सरकार काम कर रही है उसको करने देना, आंखें मूंद लेना, विश्वास करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सच में अगर सोचोगे ना कि क्या सच में सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या सच में लोग कदम कदम पे हर जगह भ्रष्टाचार नहीं कर रही, ईमानदार है, सच में प्रश्न मार्क, एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बनेगा, दिमाग में भी प्रश्न चिन्ह बनेगा कि यार हर जगह लोग आपको गलत चीजें डेफिनेटली दिखाई देंगी, जो देखोगे वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही गलत तरीके से पैसा जो है वह खर्च हो रहा है, छोटे ठेकेदार, कोई कौशल कुछ है नहीं, इनको राजमार्ग और फ्लाईओवर बनाने का जो पैसा है वह दिया जा रहा है, वैसे फ्लाईओवर तो गिरे है ना, बिहार में 12 गिरे। तो यहाँ पर क्या है कि जब इसके भ्रष्टाचार की बात हुई कि हर एक लेवल, उन्होंने पूरा डेटा सारी चीजें पीएमओ की टेबल पे रख दी, पीएमओ मतलब पीएमओ भेजा, नाम लिख दिया, गलती ये थी, इसलिए बाद में मारे गए वो, किसी ने गोली मार के हत्या कर दी, सीबीआई ने भी केस बंद कर दिया, कहा लूट का मामला था, पर मामला लूट का नहीं था, मामला था देश को लूटने वालों को बताने का मामला था, इसलिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वह आता है। तो उसमें क्या किया, पीएमओ की साइड पे, पीएमओ पे पहुंचा, हुआ ये कि पीएमओ ने उसको 8, वही चोर चोर मौसेरे भाई की बात मैं कर रही हूँ कि राजनीति में सब कैसे एक ही अमाम के हैं सब, एक ऐसे टेबल पे गया जहाँ पे 8 अधिकारी थे, 8 लिप्त थे उस भ्रष्टाचार में। आगे आपको लगता है फाइल बढ़ेगी, कार्यवाही होगी, ऐसे में उसको हटाया जाएगा जिसने ये सूचना दी। इसके अलावा जैसे कि शायद ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, उसमें भी एक जो स्टूडेंट है ना, वो वहां पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, उसने भी वहां के होने वाले जो घोटाले चीजें हैं, अकुशलता वो बताई, वो भी मारा जाता है। तो अगर आप, इतना आसान नहीं होता है कभी भी चीजों के खिलाफ लड़ना, ठीक है। संसाधनों की कमी एक बड़ा मामला है, सिफारिशें जो है वह बाध्यकारी ना होना एक बड़ा मामला है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है, आया समझ में? सबसे पहले तो बताओ, ये तो इसका आपने इंट्रो दे दिया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकरण है, भारत के संविधान के 148 में है, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ वित्त पोषण जो स्वायत्त निकाय है, निगम है, प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करने का कार्य सौंपा गया। तो कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या किया जा रहा है कि बेसिकली जो प्राप्ति है और जो व्यय है इसकी ही तो ऑडिटिंग ये कर रहे हैं, नियंत्रक और महालेखा, महालेखा है ना। तो महत्वपूर्ण अधिकारी कैसे है, जैसे कि हमने देखा बच्चों, वित्तीय जवाबदेहिता को तय करना कि केंद्रीय और राज्य सरकार के जो खाते हैं उसका परीक्षण करेगा, ठीक है। उदाहरण हमने देखा कि बेसिकली एक हमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखता है कि 2018 में जो कैग की रिपोर्ट है, ठीक है, जीएसटी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को भी रेखांकित किया गया था। सार्वजनिक निधियों का संरक्षण, कैग ये सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलता पूर्वक किया जाए, और उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कैग से ही जो है वह ज्ञात हुआ था, ठीक है, जिसके कारण लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सोचो जरा, सोचो जरा, 1 लाख नहीं लिखा है, 1 लाख नहीं है, 1 लाख करोड़ की बात है। आप समझ रहे हो, सरकार के स्तर पर ऐसे ही तो आप देखेंगे कि पैसा किन के पास है, राजनेताओं के पास सबसे ज्यादा पैसा है,
और ये जो राजनेता है क्या वो इतना कमा रहे हैं कि इनके इनके इतनी ज्यादा निधियां, इनके पास इतना पैसा है कैसे? अगर कोई एक विधायक बन जाता है या कोई एक पार्षद बन जाता है या कोई, खैर उस लेवल पे तो कम पैसा होता है, लेकिन अगर हम विधायक या सांसद की बात करें, आप देखेंगे कि आपकी जगह पर, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नॉलेज हो या आपके घर के पुरुषों को ज्यादा नॉलेज होगा या फिर जो आपके फादर हैं, तो आसपास के जब आप देखेंगे कि जितनी प्रॉपर्टीज वहां पे हो सकती है, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे होटल्स हो, वो सब उनके। ये सब ऐसा कैसे हो जाता है? तो क्या ये सही वितरण है? सारा पैसा उनके घर में होता है, घर के बाहर ज्यादा नहीं जाता है ना। बाकी होगा, जब बाकी ज्यादा लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि अपराधीकरण भी है राजनीति में, तो ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब बोलने से चीजें सुलझती नहीं है ना, कि बोले तो और सुधर जाए। कैग रिपोर्ट शासन को उन्नत करेगा, कि शासन और सार्वजनिक प्रशासन में सुधार क्या हो, उस सुधार के लिए सिफारिशें करेगा, जैसे कि मनरेगा के लिए, मनरेगा की प्रभावशीलता के लिए भी पहचान की गई। संवैधानिक जनादेश को कायम रखना, कि संविधान में जो नियत है जवाबदेही और जो वित्तीय औचित्य का सिद्धांत है उसके लिए, है ना, कि सरकारी खातों की लेखा परीक्षा एंड ऑल। राजकोषीय अनुशासन में वृद्धि करना, लेखा परीक्षा रिपोर्ट होगी तो डेफिनेटली कुप्रबंधन भ्रष्टाचार रुकेगा। ठीक है, जैसे कि 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल है, 2G के लेखा परीक्षा के बाद वित्तीय कुप्रबंधन को रेखांकित किया। अब हम प्रदर्शन की बात करेंगे, तो प्रदर्शन में देखो, जैसे कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, उसके अपडेशन में आंकड़ों के छेड़छाड़ में एक जो प्रॉब्लम है, गंभीर मामला सामने आया। नीतियों प्रशासन पे देखरेख की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि कैग अनुपालन लेखा रिपोर्ट में ये कहा कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का आकलन करने के लिए एक तंत्र तो है, लेकिन सुरक्षित निपटान की प्रणालियों का अभाव है। तो यहाँ पर यही तो बताया कि नीति निर्माण और बेहतर शासन जो है वह कैसे हो सकता है। तो ये कहा कि आपने एक चीज तो बता दी, दूसरी चीज तो आपके पास है नहीं, आपने प्रॉब्लम तो जनरेट कर दी, बट ये तो नहीं बता आपने आकलन तो कर ली कितना अपशिष्ट उत्पादन है, आप ये भी तो करो कि उसको ठीक कर सको, वो है ही नहीं, है ना। ये प्रॉब्लम्स है। पारदर्शिता को जो है वह प्रोत्साहन देना, है ना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हैं। आया समझ में? न्यायिक मान्यता देखो, कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में कैग रिपोर्ट का उल्लेख किया था और इसके लेखा परीक्षण के महत्व को रेखांकित किया। तो न्यायिक मामलों में न्यायपालिका द्वारा जो मान्यता है वह दी गई, और जिससे इसके अधिकार, इससे किससे अधिकार, कैग के अधिकारों में विश्वसनीयता और चीजें जो है वह बढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आपने बता दिया। क्लियर है? अब देखो, ये जो इस तरह की बातें, जैसे कि कैग विनोद राय जब रहे उन्होंने कुछ कहा, ये टिप्पणी आप लास्ट में यूज कर सकते हो। ये इस तरह के फैक्टर पॉइंट होते हैं। आपने महत्व, पारदर्शिता बता दी, मूल्यांकन आपने कर दिया, इसके अलावा आपने चैलेंजेस लिख दिए कि हाँ राजनीतिक ये प्रॉब्लम्स है ना, 2-3 आपने ये प्रॉब्लम्स बता दी। आपके पास ज्यादा शब्द नहीं होता है, पर जब हम पढ़ते हैं, या अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको ज्यादा शब्द बता रही हूँ, आप अपने लेवल पर लिखेंगे। स्पेशली आपने देखो, जो बच्चे ऐसे हैं कि साल भर अगर उनको हो गया है सिलेबस करते हुए, तो उनको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, है ना, उनको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, वहां से अपनी प्रैक्टिस जो है वह जारी रखो। पानी, तो अब देखो, जैसे कि विनोद राय कहते हैं कि लेखा परीक्षा कोई दोष खोजने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनिश्चित करने का साधन है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। तो आप इस टिप्पणी को लिख सकते हैं, है ना। ये इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 7 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। 5वें पे हम आ गए। न्यायपालिका में ऑनलाइन विवाद समाधान को प्रोत्साहित करना। प्रश्न की आओ मांग को समझते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र क्या है, न्यायपालिका की बात पूछिए। न्यायपालिका में ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहित, इसके लाभ और चुनौतियां जो है वह क्या है। ज्यादा, किसी भी योजना को पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक क्या है, अर्थ, मीन, मायने जानो, आशय जानो, उसके बाद ये जानो इसकी प्लस क्या है, माइनस क्या है, एक निष्कर्ष जानो। दैट्स इट। इट्स ये आपकी मेंस की प्रिपरेशन है ना। सो जैसे कि प्रश्न की मांग क्या है, कि इसके लाभ क्या है, चैलेंजेस क्या है, और एकीकरण के उपाय क्या है। ठीक है, चलिए, तो ऑनलाइन अगर हम तंत्र की बात करें, इसका तंत्र क्या है, इस तंत्र का अर्थ क्या है। पक्षों के मध्य जो विवाद है वह सुलझाने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इंटरनेट का उपयोग, और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाने वाला समझौता वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय।
हाल में नीति आयोग ने 2021 में विवाद समाधान के भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, ओडीआर नीति योजना जो है वह रिपोर्ट जारी करी, ताकि न्याय तक जो पहुंच है वह बढ़ सके और एक तरह से सक्रिय रूप की पहुंच, सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र, आपने स्टार्टिंग में इसमें क्या बता दिया कि आखिर ये जो तंत्र है वह क्या है, और इस तंत्र के बारे में आपने ये शुरू किया। सबसे अच्छा है कि अगर आपको नीति आयोग या फिर इस तरह का कुछ भी पता है, आपने एक यहाँ पे ये जो फैक्ट फिगर है ये डाल दिया कि हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है। आ गया समझ में? बेस्ट 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 इंट्रो। आगे चलते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ लाभ, इसके कुछ चैलेंजेस, और किस तरीके से हमें कानूनी एकीकरण को अपनाना चाहिए, है ना। कानूनी एकीकरण, अब जैसे कि मैं ये 15 मार्क्स का है, मैं 250 वर्ड्स में बताऊं, आपने यहाँ पे किया तो अर्थ ही आपका 30 वर्ड्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लगभग आप 100 से जो 120 शब्द है, ठीक है, ये आप लगभग लग सकते हैं, गिनके तो होते नहीं है, पर लाभ और चुनौती ऐसे ऐसे लिख दो कि पेजेस, आप जब आंसर राइटिंग करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये पता चल जाता है, जैसे कि मुझे पता रहता है कि मैं अगर एक पेज में लिखूंगी तो लगभग मेरे 100-120 शब्द आएंगे। मैं अगर छोड़ के लिखती हूँ, कीवर्ड लिख रही हूँ, तब मेरे इतने शब्द आएंगे कि मैं शायद 30 या 40 मैक्स वर्ड होंगे, 30 या 40 वर्ड्स में मैं 5 की पॉइंट्स लिखूंगी और चैलेंजेस लिख दूंगी, ठीक है। ये चीजें होगी, और इतने ही 50 और 60 वर्ड्स में मैं इसके प्लस माइनस मतलब दोनों पॉइंट्स लिख दूंगी, 100 होगा, फिर एक मूल्यांकन होगा, और जो शुरू का है और लास्ट का है ये मिला के 50-60 शब्द हो जाएंगे, ऐसे मुझे अपने 200 शब्द। तो लिखते लिखते इतना अभ्यास हो जाता है बच्चों, है ना, लिखते लिखते बहुत अभ्यास हो जाता है। चलो आओ, तो आपने यहाँ पे शुरू में अर्थ लिख दिया, न्याय तक पहुंच हेतु ऑनलाइन निपटारा, है ना, और यहाँ पर हमने नीति आयोग के फ्रेमवर्क की जो बात है वह की कि 2000 इसमें इसने किया, ठीक है। सबसे पहली बात है, आओ उसके लाभों पे बात करें। लाभ क्या है कि ऑलरेडी 5 करोड़ मामले पेंडिंग है। अगर हमने ये देखा कि बेसिकली 2024 की अगर हम बात करें, और इस 2024 में अगर 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, जिनमें से उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक के समय के लगभग 1,80,000 से मामले हैं, तो क्या इन मामलों को हम ऑनलाइन नहीं सुलझा सकते, इंटरनेट का माध्यम से नहीं सुलझा सकते? क्या हम इस तरीके से नहीं वेबिनार टाइप करके सुलझा सकते? तो ये एक इसका लाभ हो गया, है ना। दूसरा, हमने देखा कि इसमें देखो त्वरित निपटान हो जाता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है कि आपने देखा कि त्वरित निपटान भी है, गोपनीयता भी है, दक्षता में वृद्धि हो रही है। आपने देखा कि डिजिटल लेन देन का एक जो प्रबंधन है वह भी हो जाता है, ठीक है। आप इवन बहुत ज्यादा ऐसे गंभीर मामलों को ऑनलाइन ना सुलझाएं जिनकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। अगर लग रहा है कि सिविल मामले हैं या फिर ऐसे ही झगड़े मारपीट के थोड़े बहुत मामले हैं जिनके लिए बहुत लंबा जो मुकदमा है वह चलता है, या भूमि को लेकर इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, तो इस तरह के मुकदमों को डेफिनेटली सुलझा लिया जाना चाहिए। भारत में लगभग 350 मिलियन ऑनलाइन लेन देन करने वाले उपयोगकर्ता है, और इसमें जो ई कॉमर्स विवाद हैं, इन ई कॉमर्स विवादों को भी हम सुलझा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात कही कि अगर बढ़ती संख्या है और उन संख्या से हम निपट सकते हैं, तो डिजिटल लेन देन का जो प्रबंधन है वह हो जाएगा। इसके बाद का लागत प्रभावी है, वकील ढूंढो, उसको फीस दो, अगली बार फिर तारीख देगा, फिर पैसे लेगा, वो कहेगा आगे पैसा चल रहा है, नीचे पैसा चल रहा है, बस यही सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये वही आपको शनिदेव का डायलॉग भी याद होगा, डेट पे डेट वाला, है ना, तारीख पे तारीख। तो वकीलों की फीस के अतिरिक्त भी आप देखेंगे कि प्रतिदिन लगभग 1,000 रुपए के आसपास का जो नुकसान है, या प्रतिदिन केस के हिसाब की जो लागत है वो 1700 के आसपास है। ये एक पता चलता है कि मतलब जो वादी है उसके द्वारा वहन की जाने वाली लागत है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक अनौपचारिक और लचीली जो क्रिया है वह आ जाती है, यही है हमारा ओडीआर सिस्टम, ठीक है। निजता और गोपनीयता जो है वह बनी रहती है। ये जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है, अब ओपन कोर्ट में हो रहा है, सब सुन रहे हैं, पता है 4 लोगों को, है ना। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो मामला है वह सुलझ गया, चीजें ठीक हो गई, नहीं पता चला ज्यादा लोगों को। तो संवेदनशील मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला है, तो महिला जो है वह सार्वजनिक रूप से नजर आए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सबके माध्यम से जुड़ जाती है, ठीक है। बड़ी संख्या में मामलों को बेसिकली से संभाला जा सकता है, विवाद समाधान जो प्रक्रिया है वो दक्षता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये सारी इससे चीजें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इसके जो चैलेंजेस हैं आखिर वह क्या है। चैलेंजेस इसके क्या है? एक तरफ हम कहें कि पुरुषों के पास फोन है, महिलाओं के पास फोन नहीं है। एक तरफ हम कहें कि शहरों में डिजिटल कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, हालांकि ब्रॉडबैंड अब तो है ना, हमारी पंचायतें भी काफी जुड़ी हैं इससे।
और इसके अलावा हम देखें कि कई एक जो डिजिटल विभाजन हमें मिलता है कि किसी के पास है, किसी के पास नेट नहीं है, तो ऐसे में भी एक पॉसिबिलिटी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता एक बहुत बड़ी, हम विश्वास नहीं कर पाते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना? हम आपको ये मॉडल कुछ नया लगे, हम आप भी सोचे कि नहीं तो हम तो जाके वहाँ काम कराएँगे, फ़ोन पे नहीं कराएँगे या बैंकों के कामों में फ्रॉड लग रहे हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कई जगह पर हमें लगता है कि नहीं हम तो प्रत्यक्ष रूप से खड़े होंगे, हमें समय बर्बाद करना है, हमें पैसा बर्बाद करना है, लेकिन हम वहीं जाके न्याय लेके आएँगे, एक वो वाली मानसिकता है। तो यहाँ पे लोगों का जो विश्वास है, इस पे बढ़ाने की जरूरत। अब सोचो जो प्रॉब्लम है उसी को सही कर दो, वो कॉर्नर वाली बात हो जाती है। डिजिटल अवसंरचना नहीं है, डिजिटल विभाजन है, लोगों की पहुंच नहीं है, डिजिटल अवसंरचना को उन्नत कर दिया जाए। पेशेवर लोग नहीं है, पेशेवर प्रशिक्षण जो है वो लोगों को दिया जाए कि कैसे डिजिटल और सारी चीजें हो। जो वादी प्रतिवादी जो लोग भी इस तरह के मामलों को सुलझाना चाहते हैं इस तंत्र के माध्यम से, उनकी एक काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि देखो ऐसे 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 आपका ये मामला चलेगा, ऐसे सुलझेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें ऐसे करेंगे, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ पे हमने नेट की सुविधा दे रखी है, आप इस प्लेस पे कर लो। समझ रहे हो? एक हो गया ना। बस यही बातें मानकीकरण कर दिया जाए, अभी तक है नहीं, कोई बहुत ज्यादा मानक नहीं बताएगा तो सरकार मानकीकरण कर दे प्रॉपर, ये एक तरीका हो सकता है। प्रशिक्षित नहीं है, गुणवत्ता मानकीकरण ये चैलेंजेस है, यही प्रॉब्लम सुलझा दो। अब न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकरण, जैसे कि ई समिति बनाई गई, ये कानूनी एकीकरण है, आओ देखते हैं। जैसे कि देखो कहा गया, चलो आप शुरू से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात की कि जैसे कि हम ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बात करें, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सीमित पहुंच है। अब जब सीमित पहुंच है, आप तो कहते हो तो डिजिटल इंडिया, बट जिसके पास फोन नहीं है वो कैसे डिजिटल इंडिया, जहां पे इंटरनेट नहीं है वो कैसे डिजिटल इंडिया। तो ये कहा जाता है, एनएसएसओ कहता है कुछ डेटा कि 24% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच है। अब इंटरनेट की पहुंच नहीं है, आप उसको कैसे जो चीजें हैं वह देंगे, आप कैसे अगर उसके लिए कोई कार्यक्रम चलाओ कि ऑनलाइन एक कार्यक्रम आएगा कि आपको कितनी खाद डालनी है, किस खेती में, किस किस फसल में, आप कैसे करोगे, आपके पास इंटरनेट तक की पहुंच नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। विधिक और नियामक ढांचा जो है वह आवेदन में अनिश्चितताएं, विसंगतियों को जन्म देता है, ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप लिखे कि प्रशिक्षित जो पेशेवर है वह नहीं है, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। डेटा उल्लंघन होता है, गोपनीयता का उल्लंघन, एक तरफ आप कह रहे हैं गोपनीयता है, दूसरी तरफ आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं कि 20% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है साइबर खतरों के शिकार, गांव वाले बहुत हो जाते हैं कि आप केबीसी में बधाई हो, आप इतना पैसा, मेरे पास भी कई बार आया है ना, लेकिन मैंने ये लाभ लिया नहीं कि आपके पास आप इतने लाख रुपए जीत गए हैं, आपको इतने अपने अकाउंट में शो करने होंगे या इस अकाउंट में डालने होंगे या ऐसे कुछ। तो जिन लोगों के पास बहुत साक्षरता है, उन्हें लगता है कि चलो अच्छा है, हम 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, हम 10,000 रुपए दे देते हैं, फिर मांगा जाता है आपका चेक फंस गया, फिर 50,000 दे दो। तो ऐसे कई फ्रॉड आसपास हो चुके हैं, ठीक है। गुणवत्ता मानकीकरण ये एक है। चलिए, डेफिनेटली तकनीकी काफी चैलेंजेस हैं, है ना। अब जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ही ठीक कर दो। डिजिटल अवसंरचना नहीं है, वही व्यापक पहुंच कर दो, यही तो समझना पड़ेगा। अब तो जैसे कि आप 5G भारत नेट के विस्तार की बात करें, 5G की बात करें, कानूनी ढांचा नहीं है भैया, कानूनी ढांचा जो है वह बना दिया जाए। सुलह अधिनियम, एक मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1996 में ना, इसमें भी संशोधन जो है इस चीज को लेके करा गया, ठीक है। जन जागरूकता अभियान, लोगों को बताया जाए कि ओडीआर के बारे में, जन जागरूकता, डिजिटल इंडिया जैसी सरकार की जो पहल है, सोशल मीडिया कार्यकर्ता, शैक्षिक सामग्री इस हिसाब से चलाया जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे सॉल्यूशन इनका हो जाएगा। लास्ट में आप एक कंक्लूड कर दीजिए। चुनौतियों का समाधान करना, रणनीतिक उपायों को क्रियान्वित करना, भारतीय सरकार ऑनलाइन विवाद निवारण को कानूनी प्रभावी के लिए एकीकृत जो है वह कर सकता है, और न्याय तक पहुंच इससे बढ़ेगी, अदालत का बोझ इससे कम होगा, और ये सारी चीजें आना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो कि आप शुरुआत जो है वह कैसे करें, अंत जो है वह कैसे लिखें, निष्कर्ष जो है वह कैसे लिखें। उसके लिए आपको कंक्लूड, मतलब ये कहेंगे कि आपको पता है कि आप इस ओडिया सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं, अब ये इसके बेनिफिट्स क्या है, ये प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो वो अपनी बात आपने शॉर्ट में कर दी कि देखो लास्ट में मैं ये चाह रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे काम करो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आपने 2-3 लाइंस बस वही कंक्लूड आपको देना है, अपना निर्णय सुना देना है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन देखो, अरे आओ वैशाली की कॉपी में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, किसी और में आंसर, इन्होंने क्या लिखा, कैग को लेके देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने कैग को लेके, है ना, कैग वाला हम डिस्कस कर चुके हैं ना बच्चों। पहले इनका आंसर चेक करते हैं। इन्होंने लिखा, ठीक है, आर्टिकल की भी बात की, और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मूलाधार को मजबूत करने के लिए और निधि के पहरेदार के लिए महत्व, वेरी गुड, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है बच्चे।
टैग के लिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला जो इन्होंने फैक्ट लिखा, ठीक है, ये अच्छा है। फिर आपने बताया कि बेसिकली लेखा जांच करेगा, ये काम करेगा, ठीक है, अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद आपने फिर इसमें यहाँ पे चैलेंजेस जो है वह बता दिए, और फिर आपने बता दिया कि चैलेंजेस के बावजूद और भी कई ऐसे, जैसे कि कोल ब्लैक है राज, ठीक है, ये आपका आंसर है, ज्यादा अच्छा लिखा है, पहले वाले से ज्यादा अच्छा है आपका, लास्ट तक इसमें प्रॉपर तरीके से ये अच्छा आंसर है, वेरी गुड, ठीक है, आपने लास्ट तक में प्रॉपर तरीके से चीजों को ठीक से लिखा है, ओके। जैसे कि वित्तीय समितियों के बारे में इन्होंने क्या लिखा, शुरू में इंट्रो दिया है कि वे संगठनात्मक इकाइयां जो किसी संगठन संस्था के वित्तीय प्रबंधन निगरानी निर्णय में, ठीक है, प्रकार इन्होंने बता दिए, ये भी ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाने में भूमिका जो है वह क्या, ये भी ठीक है, और इन्होंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, अच्छा लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। आगे इन्होंने संस्थागत नहीं, तो ये सारी चीजें, परंतु कुछ कमियां भी हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चे आपका, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून ने दल के अनुशासन को सुनिश्चित करना न केवल भारत में लोकतंत्र प्रक्रिया को सशक्त और दुर्बल दोनों किया है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए आंसर राइटिंग लिखने के लिए कि दल बदल है क्या। आपने अगर इस टॉपिक को पढ़ा है तभी लिख पाओगे। फॉर्मेटिंग के लिए प्रैक्टिस आनी, मतलब फॉर्मेटिंग के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ आप सोच पा रहे हो कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बल्कि नीति निर्माताओं के मत व्यक्तिगत असहमति का भी दमन किया, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप दल बदल जो अधिनियम है, विरोधी कानून है, आप इसको बता दें और उसके प्लस माइनस पॉइंट बता दें। मूल्यांकन की जो बात है वह पूछिए आपसे, है ना। एक बात स्पेशली पूछिए कि देखो विधि निर्माताओं के मध्य एक व्यक्तिगत जो असहमति है उसका दमन किया है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो ये मांग हो गई। आपने बताया एक इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से देते हैं कि जो दल बदल है, मतलब जिस दल से आप चुने गए हैं, जिस पार्टी से आप चुने गए हैं, उस पार्टी को छोड़कर आप किसी अन्य पार्टी में जो है वह शामिल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दल बदल के आधार पर अयोग्यता को आरोपित किया गया, अयोग्य निर्हरता को आरोपित किया। और ये 10, आप देखिए कि 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन है 1985, ठीक है। आप इसके प्लस पॉइंट्स जो है वह बताइए कि राजनीतिक स्थिरता इससे बढ़ेगी जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुमत वाला शासन होगा, कि जो बहुमत वाली पार्टी है वो सत्ता में आएगी। लेकिन यहाँ पे बहुमत कुछ लोगों के जाने आने से, इधर उधर डांस करने से खत्म हो जा रहा है। आपको पता होगा कि हरियाणा के एक गयालाल विधायक थे जिन्होंने 15 दिन में एक, मतलब इधर उधर करके 4-5 बार ऐसा कर लिया, और जब एक बार और जाने लगे, शायद चौथी या 5वीं बार, उसके बाद किसी के द्वारा कह ही दिया गया, आया राम था अब गया राम हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशंस मतलब थी। तो राजनीतिक अस्थिरता एक है इससे, तो ये इसकी कमी है। इसका यही बेनिफिट है कि दल बदल के आधार पर आप अयोग्यता को रोकोगे तो लोग एक पार्टी में रुकना सीखेंगे, पार्टी के लिए अनुशासन होगा, पार्टी की प्रतिबद्धता होगी। वही अगर हम इसकी आलोचना करना चाहें तो दूसरा बात देख लो कि केवल पार्टी की बात यहाँ पे हो रही है। अगर लोग कोई सही बात भी कर रहे हैं और पार्टी गलत दिशा में जा रही है, तब ऐसे लोगों का क्या होगा। तो यही तो व्यक्तिगत असहमति है। आपने इस चीज को बता दिया। तो यहाँ पे आपने बताया कि राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, दल अनुशासन में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी की कमी होगी, और मतदाताओं के विश्वास में भी वृद्धि होगी। मतदाताओं, देखो अगर हमने किसी को चुना, जैसे कि मान लीजिए कि मोदी का फेस देख के, आपने मोदी जी का फेस देख के जो है वह बीजेपी के किसी नेता को आपने अपना वोट दिया, बट वो उतना काम नहीं कर रहा ना, है ना। और वहीं पे अगर मान लीजिए किसी के द्वारा एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल कर दिया गया, तो आपका फेस देख के किसी ने वोट दिया था कि आप उस पार्टी से हो, तो फिर ऐसे मतदाताओं के साथ तो धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया। तब ऐसे मतदाताओं के विश्वास में भी वृद्धि होती है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लाभ है। हानि क्या है कि स्वतंत्र विचारों का दमन है, जो पार्टी कह रही है वो करो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब इस पार्टी में नहीं, क्योंकि ये पार्टी सही सिद्धांतों पर नहीं चल रही, तो आप ही अयोग्य हो गए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए खुला मौका होता है। इसका मतलब क्या है, आप कहते हो कि एक व्यक्ति जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इतने व्यक्ति जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब सामूहिक दल बदल पर,
सामूहिक दल बदल पर ये रोक नहीं लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक रूप से पैंतरेबाजी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकती, सामूहिक रूप से हो सकती है। समाधान में देरी काफी होती है कि अगर निर्णय है दल बदल के आधार पर किसको डिसीजन लेना है, उसमें कोई प्रक्रिया, कोई टाइमलाइन जो है वह नहीं है। संसदीय बहस की गुणवत्ता में कमी होती है। अब देखो हमने आगे सुझाव दे दिए कि न्याय निर्णय में हस्तांतरण कर दिया जाए, टाइमलाइन तय हो जाए, आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति हो, दल बदल की मानक परिभाषा हो। न्याय निर्णय में हस्तांतरण आपको पता है कि जैसे कि जो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेन पीठासीन अधिकारी है उनके पास ये पावर होता है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता, ये बात यूपीएससी प्रश्न उसमें प्रीलिम्स में पूछ चुका है कि दल बदल के आधार पर अगर अयोग्यता की बात हुई है तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो फुल पावर में है कि डिसाइड करे। बट लोकसभा अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, जो पहले रहे उन्होंने, कई लोगों ने इस बात को की आवश्यकता महसूस की कि देखो ये काम जो है ना वो चुनाव आयोग का होना था, ये काम हमें दिया गया, हम उसके लिए इतने योग्य है नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा कि न्याय निर्णय में हस्तांतरण करना लोकसभा अध्यक्ष के पास है, चुनाव आयोग के पास आप इस काम को दे दें, टाइमलाइन एक तय कर दे कि भाई इतने दिन में ये डिसीजन हो जाएगा। तो आप फॉर्मेटिंग कर ले और उसके बाद देखो, अब जैसे यहाँ एक एक दो दो लाइंस लिख ले, यहाँ एक एक दो दो लाइन लिखे, आपका आराम से ये 250 में हो जाएगा। 150 में लिखना है थोड़ा सा कम शब्दों को लिखे, बट आपको इस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी होगी कि 4 पॉइंट में यहाँ लिखूंगा, 4 पॉइंट में यहाँ लिखूंगा, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा ये दिमाग में बच्चों फॉर्मेट करके आपको चलना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, चलो तो सबसे पहले आते हैं दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से अधिनियमित किया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, और इसमें दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य विधि निर्माताओं द्वारा राजनीतिक दल बदल को रोकना था, जिससे निर्वाचित सरकारों में स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब आगे हमने बताया कि लोकतंत्र को सशक्त कैसे किया जा सकता है। तो इससे जो है वह राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि नियमित जो दल परिवर्तन पर ये प्रतिबंध लगाएगा तो एक स्थिर शासन सुनिश्चित होगा। 1985 के बाद ज्यादा स्थिर सरकारें देखी गई है ना, जबकि 67 से 71 में इस कारण से कई सरकारों का बार बार पतन हुआ। दल के अनुशासन में वृद्धि की जो दलीय नीति है उसका पालन करने के लिए बाध्य है, तो एक एकीकृत नीति जो है वह आती है। ठीक है, इसके बाद लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में कमी होती है कि ऐसा ना हो कि पैसा देकर जो है वह खरीद फरोख्त वाली बात हो जाए। ठीक है, नीति स्थिरता बनी। राजनीतिक प्रणालियां चुनावी जनादेश का सम्मान करती हैं। नीति का सुसंगत कार्यान्वयन इससे किया गया, जैसे कि आधार और जीएसटी जैसे मुद्दे, ठीक है, दल के अनुशासन के रूप में समझ में आते हैं। राजनीतिक अवसरवाद को हतोत्साही, वही बात है कि अभी ये पार्टी जीत रही है, चलो हम इस पार्टी में आ जाते हैं। तो ये निहितार्थ, एक नैतिक और राजनीतिक जो निहितार्थ है उसके लिए बात करता है, एक दीर्घकालिक चीजों को देखता है। ठीक है, कि बेसिकली चुनाव में राजनेताओं के पक्ष बदलने की संभावना भी कम हो जाएगी, जो चुनावी के नतीजे हैं उसमें निष्ठा बनी रहेगी। मतदाताओं के विश्वास में वृद्धि होगी कि ये फेरबदल नहीं करेंगे। ठीक है, अब लेकिन देखो कि इसमें जो प्रॉब्लम इसमें पूछी गई है कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत असहमति का भी तो इसमें दमन होता है। तो यहाँ पे आप लिखो कि ये बेसिकली दुर्बल क्यों हो रहा है, इससे दुर्बलता क्या है। स्वतंत्र विधायी आवाजों का दमन, स्वतंत्र विचार इससे नहीं निकल सकते। जैसे कि कृषि कानूनों पर बहस के दौरान कठोर दलीय नीति ने असहमतिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति का दमन किया। कोई ना भी करना चाहे, जरूरी थोड़ी है कि एक पार्टी में है तो हम आपकी हर अच्छी बुरी बात से सहमत हो गए, क्यों हो। तो यहाँ पर क्या है कि असहमति को भी दर्ज करना होना चाहिए। व्यापक पैमाने पर राजनीतिक पैंतरेबाजी की सुविधा है कि दल बदल का विलय का जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे कि देखो गोवा 2022, अरुणाचल प्रदेश 2016 में दल बदल के लिए विलय प्रावधानों का फायदा उठाया गया और व्यापक पैमाने पर दल बदल की रणनीतिक रूप से समझाया, व्यापक पैमाने पर कहा गया। अब जैसे कि देखो कर्नाटक मामले में देरी से फैसला किया और अस्थिरता जो है बनी रही, तो चूंकि हमने देखा कि मामले पर जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए समय सीमा का अभाव है। व्यापक रूप से दलीय जो गठबंधन है उसके लिए अनुमति होती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, आगे की राह हम बता सकते हैं कि दल बदल के मामलों पे निर्णय लेने की शक्ति जो स्पीकर है, चेयरमैन है ना, चेयरमैन से लेकर किसी निष्पक्ष निकाय को दे दी जाए। जैसे कि जो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके द्वारा ये कहा कि चुनाव आयोग या न्यायपालिका को ये काम दे दिया जाए। ठीक है, अब एक दो चीजें आप ये लिख दें, इस तरीके से आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रभावी अभिशासन, और इसके लिए अंतर मंत्रालय समन्वय, मतलब जो मंत्रालय है उनके बीच में एक समन्वय। जैसे कि मान लीजिए कोई योजना परियोजना लागू कर,
ठीक है, वो लड़कियों से भी संबंधित है, सामाजिक न्याय से भी संबंधित है, विधि विभाग मंत्रालय से भी संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से भी संबंधित है। एक योजना 4 जगह से मान लीजिए, या फिर गंगा स्वच्छ योजना का हम बात करेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान, तो ये भी मान लीजिए कि जल संसाधन मंत्रालय, मतलब जो भी मंत्रालय है 2-3 मंत्रालयों से संबंधित है ना। तब ऐसे में किसी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से डेफिनेटली जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, एक समन्वय लेकर चले, नीतियों में एक एकरूपता बनी रहेगी, ठीक तरीके से काम हो जाएगा। ठीक तरीके से काम तब नहीं हो पाता, अब एक जगह से परमिशन मिल गई, दूसरी जगह से वो योजना अटक गई। तो आप इस लेवल पे देखो, आप देखेंगे तो कार्यकुशलता बहुत नहीं आपको सरकारी चीजों में दिखती। उसके पीछे कारण आप खुद देख पाते हैं कि अगर इतने बृहद स्तर पर जो काम है वह किया जा रहा है ना, मंत्रालय जो है इतनी ढीलाशाही रवैया अपनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो सारी योजना, जितना पैसा सरकार देती है, खुद पास कर रही है, उतना पैसा उस पर्टिकुलर योजना में लगता है आज भी? और अगर है तो हमें भ्रष्टाचार की कहाँ खबर रहती है, सब वही सब आपस में निपट लेते हैं। अच्छा, ऐसी ऐसी बात, कमेटियां बन रही है तो वो भी उन्हीं की बन रही, कौन सा कहीं और से, या फिर हम आपके बीच में से कमेटियां बन जाती है। तो ये जो कमेटियां बनती है वो भी उन्हीं उन्हीं की बन रही है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं, हर जगह पैसा चल जाता है, हर जगह और सोर्स जो है वह चल जाता है, फोन चल जाता है। तो ऐसे में कोई निष्पक्ष व्यक्ति, फिर पता है कि अगर अकेले अगर हीरो बनेंगे तो सत्येंद्र दुबे बन जाएंगे, है ना, फिर लूट के मामले में जो हत्या है वो दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर लोग सच बोलने से और इस तरह के काम से डरते हैं कि जब कई बात है कहीं भी जाते हैं ना कि वहां सब बेईमान है, उसके बाद भी देश महान है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो अब देखो इस मांग को समझो। प्रभावी अभिशासन के लिए अंतर मंत्रालय समन्वय के महत्व का परीक्षण, और एक विभिन्न मंत्रालय के बीच में एक निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अंतर मंत्रालय समन्वय का महत्व बताइए और इसमें चैलेंजेस जो है वह बताइए, कुछ एग्जांपल्स जो है वह सेट कीजिए। ठीक है, तो पहले आपने इसका महत्व बता दिया, फिर आपने चैलेंजेस बता दिया, फिर आपने क्या क्या चैलेंजेस हैं और कुछ उपाय आपने बता दिए। ठीक है, चलो, तो जैसे कि हमने देखा, आपने इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, जो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछा गया आपने उसको क्लियर कर दिया। जैसे कि यहाँ पे अंतर मंत्रालय समन्वय, तो विभिन्न विभाग सरकार के, है ना, विभिन्न जो मंत्रालय हैं उन सभी के बीच में एक समन्वय के द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों का रूपरेखा का लागू किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे महत्व क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण शासन के लिए जरूरी है, जटिल मुद्दों के लिए व्यापक योजना बनाने के लिए आवश्यक है, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल इसमें हो जाता है। चैलेंजेस क्या है, विरोधाभासी प्राथमिकताएं हैं, किसी की प्राथमिकता है एक्स, किसी की प्राथमिकता है वाई। अगर प्राथमिकता मंत्रालयों की अलग अलग है तब ऐसे में मंत्रालय, जैसे कि आप देखो, एक बहुत छोटा सा मैं आपको बताती हूँ, वो छोटे, आप सभी ने देखा होगा, पहले सड़क बन गई, उसके बाद नालियां खुद गई। इतना समन्वय नहीं है, मतलब सरकार को इतना नहीं है कि पहले वो जो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बताऊँ ना, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह बनी हुई हैं, ये वाला जो नॉर्थ कैंपस वाला दिल्ली का इलाका है, पहले बच्चों सड़क बन जाती है बहुत बढ़िया, उसके बाद खुद जाती है नालियां, उसके बाद पूरी जो आधी सड़क थी, मतलब मान लीजिए आपकी 20 फीट की सड़क है, 10 फुट पूरा जो है वो खुदा डला है। ठीक है, यहाँ खुदा, वहां खुदा, हर जगह खुदा है, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस नगर पालिका को तभी नालियां बनाना याद आता है जब सड़क बिछ गई। तो ये इतना सा समन्वय नहीं हो पाता कि इस जगह पे जरूरत किस चीज की है, ये समझ में नहीं आता कि मानसून आने वाला तो नालों की सफाई करवा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे विभाग देखेंगे, मंत्रालय देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने बेहतर समन्वय इनके बीच में होता है कि एक फोन यहाँ नहीं चल सकता। ठीक है, नौकरशाही सोच, संसाधन आवंटन का विवाद, एकीकृत डेटा प्रबंधन की कमी, सीमित संचार, खंडित प्रणाली, संचार ही नहीं है इनके बीच में, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने सबसे पहले एक अपना जो उत्तर है इसका दिया बच्चों, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, शुरुआत आपने करी कि अंतर मंत्रालय समन्वय वह तंत्र जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में काम, क्रॉस सेक्शन, इंटरलिंक, पूरक प्रकृति के बीच में सरकार सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति, रणनीति, योजना, लोक प्रणाली, इन सबको एक साथ लेकर आया, इन सबको एक साथ लेकर आते हैं, जैसे कि कोविड-19 में किया गया था, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि इसमें ये बताया गया संकट प्रबंधन में प्रभावी अभिशासन के द्वारा, कि वही स्वास्थ्य मंत्रालय हो, विधि मंत्रालय हो, है ना, सारी चीजें जो है ठीक तरीके से समन्वित हो गई। तो ये एक अंतर मंत्रालय जो समन्वय है उसको बता
आगे हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, कि बेसिकली प्रभावी समन्वय सुनिश्चित होगा और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा विकसित नीतियां, विरोधाभासी जो उद्देश्य उसको रोका जाए, सामंजस्य को बढ़ाया जाए। जैसे कि अगर हम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करें, ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ये क्या करे, विद्युत मंत्रालय के साथ सहयोग कर ले। ठीक है, जटिल मुद्दों के लिए व्यापक योजना, जो जटिल मुद्दे हैं कि कई मंत्रालय इसमें शामिल है, तो उनके लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जैसे कि आवास है, परिवहन है, पर्यावरण संधारिता नहीं है। अगर आप ये देखें कि स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी क्या केवल पर्यावरण मंत्रालय का काम होगा, कि केवल आवास मंत्रालय का काम होगा, कि इसमें जो साफ सफाई स्वच्छता है वह होगी नहीं, या परिवहन, या तो ये सारी चीजें, ये सब मंत्रालय एक साथ आए और उसके साथ ही आज सरकार है, अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग इसलिए बनाए गए ताकि कोई चीज छूटे ना, इसलिए नहीं कि कुछ काम हो ही ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे मैं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, है ना, या फिर हम सरकार से सेक्टर, किसी भी सेक्टर पे बात करें, आप जिस उद्देश्य को लेकर आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, आपने एक और विभाग बना दिया, अब तक पता चला वो काम ये विभाग थोड़ा बहुत कर ही ले रहा था, नया विभाग बनाया और आकर और मटिया मेट कर दिया उस उद्देश्य को, और इस तरीके से अब जो काम थोड़ा बहुत होता था वो भी नहीं होता। तो कभी कभी हमने चीजों को बहुत अलग तो कर दिया कि चलो अब हम ये काम अलग तरीके से करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, लेकिन पता चल रहा है कि अब वही प्राथमिकता जो है वो आपकी खत्म हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, आवास और शहरी परिवहन, पर्यावरण, सबको एकीकृत किया जाए, कुशल संसाधन का उपयोग किया जाए, काम के दोहराव से बचा जाए समय और संसाधन। तो पहले नालियां खुदवा लो, फिर सड़क बिछा दो, फिर उसके बाद पौधे लगवा दो। ये भी तो काम हो सकता है कि सब उल्टा होगा, पहले पौधे लग गए, उसके बाद जो है वो बढ़िया से सड़क बनेगी, जब सड़क बनेगी तो धूल से वो पौधे मर जाएंगे, बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके सड़क बनी हुई थी, और उसके बाद फिर आधी जो नालियां है वह खुद जाएंगी, और उसके बाद लोगों को निकलने में समस्या होगी, लोग आंदोलन करेंगे, सरकार फिर। तो ये एक प्रोसेस ये भी है जो आपको चारों तरफ दिखाई देती है। सीरियसली सच कह रही हूं मैं ये बात, है ना। तो अब आगे चलते हैं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की बात करते हैं। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, ये कौन लिख के देता है, ये बात बताओ। सरकार हमें लिख के दे रही है, तो सरकार कहेगी कि हम अच्छे से काम नहीं करते हैं, हमारी ये एक कमी है। उसमें बताइए, कभी कभी रिपोर्ट्स भी आती है, उसमें भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि तारीफ कर दी या कमी थी। तो ये प्रॉब्लम्स होती है कि सरकार के ही लोग तो ये कर रहे हैं, और वो सरकार में ही या तो कहीं ना कहीं से पूरा सिस्टम मिला हुआ होता है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी योजना होती सरकार की वेबसाइट पे वो पब्लिश हो जाती। तो आप खुद समझिए कि जो चीजें आपके चारों तरफ हैं, वही है कि फाइल में हर जो मौसम है वो गुलाबी दिखाई देता है। ठीक है, कि योजनाओं को अगर 1,000 करोड़ रुपए आया तो बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि हमने 1 लाख लोगों के लिए ये कर लिया, वंचित लोगों के लिए वास्तव में था कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप हर कदम पर जो भ्रष्टाचार है वह देखते हैं। ठीक है, लेकिन फाइल्स कंप्लीट है, फाइल्स पूरी कंप्लीट है। अगर आप देखेंगे जैसे कि मनरेगा जैसी योजनाओं में जब सोशल ऑडिट, सोशल नहीं, लोगों की ही जो ऑडिटिंग, मतलब लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जब ऑडिटिंग की गई, तब क्या देखा कि अमिताभ बच्चन, सचिन, ये सारे नाम, कोई और नाम लिख देते, रामू, श्यामू, ऐसे करके धामू, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन और उन सबको भी मनरेगा में रोजगार दे दिया, दहाड़ी दे दी 100 रुपए। तो यहाँ पर क्या है कि आप इस तरीके का भ्रष्टाचार भी देखते हैं, ये संसाधन का इस्तेमाल, तो सारी चीजें कंप्लीट है इसमें, फाइल्स में, लेकिन उन फाइल्स की जो ऑडिटिंग करेगा वो भी सरकारी विभाग से होगा। हम आप जो पढ़ते हैं ना कि सारी चीजें अच्छी, सरकार बढ़िया योजना लेके आई, वो केवल अधिनियम है, क्या उन अधिनियमों को कार्यान्वयन है? जैसे कि पार्लियामेंट में ही लोग कह रहे हैं कि हम कानून बहुत अच्छे बनाते, इंप्लीमेंटेशन है कानूनों का। स्वच्छ भारत अभियान, विशाखा गाइडलाइंस आ गई, निर्भया केस के बाद और भी कितनी गाइडलाइंस और चीजें आ गई। आपने देखा कि अभी भी जो केस, कलकत्ता केस में क्या हो रहा है, अभी भी है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय, शहरी मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, बिल्कुल सही बात है ना। स्वच्छता के लिए लोगों को पहले देखो जागरूक भी किया जाए कि बीमारी आपको यहाँ पे ज्यादा होती है, किस में ज्यादा होती है, ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून में ज्यादा होती है। और उसके बाद जो शहरी मंत्रालय और सारी चीजें हैं वो चीजों को ठीक करे, स्वास्थ्य मंत्रालय वो भी गाइडलाइंस जारी करे। ठीक है, रेडियो पे प्रकाशन उसका प्रॉपर जो है वो किया जाए, न्यूज़पेपर जो भी मीडिया है उस समय प्रकाशन प्रॉपर किया जाए, तो यहाँ से जो लोग हैं वह बच पाएंगे, है ना। संसाधनों का त्वरित क्रियान्वयन हो, ये सारी चीजें। अंतर मंत्रालय के संदर्भ में चैलेंजेस जो है वह क्या क्या है, अलग अलग जनादेश है, संचार से कोई कहता है एक्स, कोई कहता है वाई।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की प्राथमिकता अलग अलग है। भारी उद्योग वाहन कुछ और चाह रहा है, विद्युत मंत्रालय कुछ और चाह रहा है, तो भाई एक ही कर लो। विरोधाभासी प्राथमिकताओं को लेके एक साथ कैसे चलोगे? अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग उनके प्रयास है, ठीक है। औद्योगिक उत्सर्जन पर पर्यावरण मंत्रालय के सख्त नियम है और उद्योग मंत्रालय कहता है तेजी से औद्योगिकरण करो। कितनी सही बात लिखी है यहाँ पे। एक जगह पर्यावरण मंत्रालय कहते हैं कि हम उद्योगों का जो सर्जन है वे कम करेंगे, और एक तरफ तीव्र औद्योगिकरण की जो मांग है वे की जाए, और इस मांग से क्या हो रहा है तो यहाँ पे आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि चीजें जो है वह कहाँ चल रही हैं। संसाधन आवंटन विवाद, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और बजट के बड़े हिस्से की इच्छा विवादों को जन्म दे सकती है। एकीकृत डेटा सिस्टम जो है वह है नहीं, है ना। अलग अलग जानकारियां साझा करेंगे और इस तरीके से सड़क पहले बन जाएगी, नाली बाद में खुद जाएगी, ठीक है। इसके अलावा खंडित सूचना पद्धति है। ये सारी बातें, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और इस बच्चे ने क्या आंसर लिखा है इसका भी देखें थोड़ा सा। प्रभावी अभिशासन के लिए इन्होंने लिखा कि प्रभावी अभिशासन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की नीतियां, कार्यक्रम जनता तक सही तरीके से पहुंचे, तभी आवश्यकता को लागू किया जाए। इसके मुख्य पाठ प्रभावी अभिशासन ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस है। और जानते हो ये मिसिंग पॉइंट आपका क्या है? ये मिसिंग पॉइंट है, आपने इंट्रोडक्शन तो ठीक है दिया, लेकिन अगर गलती से इसको पढ़ लिया गया तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे गुड गवर्नेंस टाइप की जो बात है वह कर दी। और अंतर मंत्रालय मतलब इसमें आपको इस चीज की भी व्याख्या करनी है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में जो एक योजना का एकीकरण है, जो कार्य है वो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका मिस है थोड़ा। तो इसके अलावा आपने लिखा कि मंत्रालयों का समन्वय, निर्माण में समन्वय, नीतियों के निर्माण में समन्वय, है ना। ये समन्वय, उत्तरदायित्व का बंटवारा, ठीक है, ठीक है। अंतर्मान समन्वय सबसे अच्छा उदाहरण है ये स्वच्छ भारत अभियान, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। काफी बड़ा आंसर आपने लिखा है ना। आपने चैलेंजेस बता दिए, संसाधन की कमी, राजनीतिक दबाव, लेकिन आपने बता दिया कि चैलेंजेस के बावजूद देखो हमें कितना अच्छा आंसर लिखना पड़ता है। क्या इतना अच्छा आंसर जो आपने लिखा है, क्या इतना अच्छा है ये वास्तव में? मतलब क्या इसकी वास्तविकता इतनी अच्छी है? जितना अच्छा हमसे आंसर की डिमांड की जाती है कि नहीं पॉजिटिव के साथ ही खत्म करो, तो हम पे भी तो एक वही हम बुराई करके खत्म करते हैं कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, तब क्या होगा? चलो, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। क्लास के दौरान कुछ ऐसा लगा होगा कि नहीं मैम ने ये नहीं बताया, या मैम ने ये अच्छा बताया, कमेंट करके जरूर बताइए आप, है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको आपके कंसर्न्स को देख सकें। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स का आपको मेंस आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको समझना होता है कि उसमें आपको आखिर लिखना क्या है। राइट डाउन कीजिए पॉइंट्स को, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूड, है ना, डायग्राम, फ्लो चार्ट। अगर देखो यार ये ना इम्प्रेसिव आंसर राइटिंग का तरीका है, शब्द आपके बचाएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वे है। 5 क्वेश्चंस में ऐसा कर दोगे, जैसे 20 क्वेश्चंस में लिख रहे हो, पैराग्राफ भी लिख दो, 4-5 क्वेश्चंस में ऐसा कर दोगे, समय बच जाएगा। कहीं टेबल बना दी, थोड़ा सा कम लिख दिया, तो ऐसे में क्वेश्चंस भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। स्मार्ट तरीका। आप सोचो कि सब में पैराग्राफ करके 20 लिखाओ, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। और हैंड राइटिंग का मैंने आपको बताया कि ऐसा भी ना लिखे मतलब मोती जैसे शब्द हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रिंट नहीं कराना है ना, हमें कैलीग्राफी करनी है। लेकिन ऐसा भी ना हो आप लिखे खुदा बाचे, एटलीस्ट नीट एंड क्लीन हो, रीडेबल हो, ठीक है, रीडेबल हो। और जिन बच्चों की राइटिंग बहुत एकदम चीटी वाली है ना, लगता है कि यार ये चीटी है या फिर क्या है, वो उनके लिए मैं एक, हो सकता है उन बच्चों को पॉजिटिव लगे। एक स्टूडेंट जिसे मैं जानती हूँ, सिलेक्टेड है आईपीएस, ठीक है, नाम नहीं बताओ कि वरना आप लोग राइटिंग को लेके कमेंट करोगे उनकी। तो सीरियसली ऐसी राइटिंग की बिल्कुल नहीं समझ में आ सकता। एक 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 शब्द यहाँ लिखा, दूसरा शब्द यहाँ लिखा, खैर डेवलप कर लिया उन्होंने बाद में थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी राइटिंग आप समझ नहीं सकते, ठीक है, क्या लिखा है। पता चला देखो का लिखा है, तो जहाँ पे का इस तरह का हो सकता है उनका ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह के भी लोग भी सिलेक्ट हो चुके हैं। है तो बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है कि नहीं मेरी राइटिंग अच्छी होगी। जैसे कि ये जो स्टूडेंट की राइटिंग है बेस्ट है, ठीक है, इससे अच्छी क्या चाहिए, बहुत बेस्ट है बच्चे, बहुत बेस्ट है। सो उम्मीद है मेंस आंसर राइटिंग आप सब खूब करेंगे बच्चों, है ना। तो करते रहिए
और क्लासेस को कॉन्टिन्यूटी के साथ देखते रहिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच।